सर्वप्रथम सूक्ष्म प्रत्यक्ष हाजर प्रगट प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कनु दादाजी, सर्वदेव देवियों, और आज के दिन खास करके हम याद कर रहे हैं किशोर भाई सेठ जो इस संस्था के फाउंडर हैं। शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा के साथ में घड़तर भी उसमें मिले, उसके लिए जो प्रयत्न, जो बीज किशोर भाई ने इसमें डाले, और इस संस्था के प्रिंसिपल साहिबान सरयूबेन उसको दादा की कृपा से आगे बढ़ा रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है और खूब इसे ये समाज की अपेक्षा, राष्ट्र की अपेक्षा प्रोत्साहित करने वाली बात है, प्रोत्साहन देने वाली बात है। सर्वप्रथम सरयूबेन हमारे होलिस्टिक रिसर्च सेंटर के ट्रस्टी मैनेजिंग वसंत भाई साहब जो अमेरिका के संघपति हैं, कांतिलाल जी जैन जो मुंबई के संघपति हैं, कविराज श्री आप्तपुत्र, आपसे निवेदन करता हूं माता सरस्वती सर्वदेव देवियों को हम दीप प्रागट्य करके ऐसी प्रार्थना करें कि ज्ञानी पुरुष के साथ सभी देव देवी यहाँ हाजिर रहें और हमें प्रकाशित करें, ताकि हम इस नई दृष्टि, नई दुनिया और नया गढ़न ज्ञान का को अपने जीवन में सार्थक कर कर यहाँ पे जाएं। दीप प्रागट्य के लिए दीप प्रागट्य के पीछे जो हमारा भाव है, हे परम पिता परमात्मा, जबकि वो मेरा खुद का ही स्वरूप है, वो हाजिर हों। और वो हाजिर कब होंगे? जब मेरा परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता हूं भाव रहेगा। थोड़ा सा विषय के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। नई दृष्टि, तो क्या हमारे पास दृष्टि नहीं है? तो नई दृष्टि क्यों? जीवन है, अद्भुत जीवन, मानव जीवन हमें मिला है, हम सब उसे भोग रहे हैं। लेकिन जो जीवन सर्वोपरि सभी चार गति में है, फिर भी हमें रोज आदि व्याधि उपाधि दुख संताप अंतर्क्लेश क्यों अनुभव में आते हैं? अगर मेरी देखने की दृष्टि ठीक हो तो क्या मैं उसे ठीक ढंग से देख सकता हूं? ठीक हो मतलब समग्र हो। दृष्टि हमारी सबकी है। अनेकांत क्या कहता है? हमारे अनेक मत हो सकते हैं, अनेक एंगल से हम देख रहे हैं, लेकिन अगर समग्रता से हम देखेंगे उसे और समग्र दर्शन मुझे प्राप्त होगा, तो वही चीज मुझे अंतर क्लेश में परिणाम नहीं होने देगी। और ये जो नई दृष्टि अगर मुझे प्राप्त होती है तो उससे ही हो सकती है जो दृष्टिवान है। और दृष्टिवान से दृष्टि जो प्राप्त होती है, तब ये मेरी मन वचन का है कि दुनिया नई बनेगी, क्योंकि दृष्टि का वह इफेक्ट है, परिणाम है, और उसके आधार पर मेरा गढ़ना होगा। रॉ पत्थर पड़ा है रास्ते में, या तो जगत की ठोकर खा खा के वो शिवलिंग बन जाएगा, क्योंकि अनुभव तो हर पल होता ही है, अथवा ऐसा शिल्पी मिल जाए जो उसे घड़कर वो ठीक कर ले। तो वो शिल्पी कहाँ है? मेरा अपना खुद का स्वरूप है, मेरी अपनी खुद की दृष्टि और नई मेरी दुनिया की पहचान वो शिल्पकार का काम करेगी, क्योंकि जीवन प्रयोग है और मैं उसमें स्वतंत्र प्रयोगी हूं। तो इस परिसंवाद में आप सबका स्वागत है। इस परिसंवाद के 3 भाग हैं, 3 सेशन हैं, जिनमें यहां से उद्बोधन किया जाएगा। हमारे सामने जो बैठे हैं, आपका परिचय करा दूं। आप्तपुत्र श्री जयमेशानंद जी, आप्तपुत्र श्री शैलेशानंद जी, आप्तपुत्र श्री बिहारी आनंद जी, आप्तपुत्र
ये आप्त पुरुष के आप्त पुत्र हैं, दादा दीक्षित हैं। मन वचन काया से ब्रह्मचर्य पालते हैं और उस प्रयोग और प्रयोगी के उस कनेक्शन को उन्होंने खूब अच्छी तरह से अपने आप में उसको सींचा है और गढ़न की वो क्रिया से आज ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर हमें भी उस गढ़तर और गढ़न का ज्ञान दे सकते हैं। हर परिसंवाद में इनके आले उद्बोधन के बाद में हमारे वार्तालाप क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। उद्बोधन कुछ समय के लिए होगा लेकिन क्वेश्चन आंसर लंबे समय के लिए रहेगा। मैं चाहता हूं आप खूब मुक्त मन से जो भी हमारे प्रश्न हो, पर्सनल हो, इंटरपर्सनल हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हो, अपने खुद के दैनंदिन जीवन के बारे में हो, सामाजिक व्यवस्था के बारे में हो, अथवा जो भी प्रश्न मुझे अंतर से सताते हैं उन्हें हम मुक्त मन से पूछें। उनके अपने अनुभव से उसे हम उत्तर देंगे और अंत में हम इस नई दृष्टि, नई दुनिया और नया गणन ज्ञान का सारांश लेकर हम अपने घर जाएं और कल से हमारी दुनिया ऐसी बने जहां पर सिवाय आनंद और आनंद के सिवाय कुछ न हो। सुख ऐसा मिले जो परमानेंट हो। ज्ञान की भूमिका वो चमत्कार नहीं है, वो बट नेचुरल है। कॉस्मिक विजन हाजिर ही है क्योंकि मैं अपने साथ के असल स्वरूप के साथ में हाजिर है। और जब ज्ञान की ज्ञान का जो प्ररूपण या ज्ञान का जो आना और ज्ञान साक्षात्कार दादा भगवान का होना, उसमें बहुत सुंदर का है, बट नेचुरल, स्पॉन्टेनियस और परपेचुअली जो मेरे में प्रगट ज्ञान धारा है ही, जिसको मैं मान्य करूं या ना करूं, उसी को अनफोल्ड किया है, खुला किया है। आर्य संस्कृति में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है। दादा भगवान व्यक्ति नहीं है, वह आर्यन संस्कृति का मूल संदेश जो भगवान आदिनाथ के समय में से जो वो देना चाहते थे, जो सभी तीर्थंकरों के हृदय में था, वह कुदरत का ये करिश्मा देखिए। फिर भी करिश्मे को चमत्कार रूप में नहीं देखना है। ऐसा धरातल मिला बट नेचुरल कि यह चीज खुली हुई और हमें वह प्राप्त हुआ। गुण पूजा जब हम बात करते हैं, त्रिमंत्र वह भी एक गुणों की पूजा है और संसार विघ्न त्रिमंत्र कहा गया है। वितराग मार्ग, यह कर्ता अकर्ता का भेद मुझे प्राप्त होने के बाद में मैं वितराग मार्ग में आगे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले कर्ता कर्म की थ्योरी से मैं आगे बढ़ता हूं, मतलब मेरा अहंकार डेवलप होता है। सभी तरह की मान्यताओं को स्वीकार करके उन सबकी आराधना, जो उनके श्रेष्ठ पुरुष हैं उनकी आराधना, वह त्रिमंत्र में प्ररूपण है। और भगवान आदिनाथ ने यह मंत्र दिया, उसी धारा को दादा भगवान ने बड़ी करुणा से इस काल में खुला किया, जिसका प्रतीक रूप सूरत में हमने देखा और बड़ोड़ा में भी उसे हमने प्रेजेंटेशन में देखा। जीवन है, जीवन का प्रवाह है, तो क्या सिर्फ थ्योरी से चल जाएगा? हम कहेंगे हमने सुना तो बहुत कुछ, लेकिन मेरे जीवन में उस प्रयोग के रूप में मुझे सुख या शांति मुझे नहीं प्राप्त होती है, तो मेरे वो क्या काम का? हमारे पास में हम कई बार नॉलेज की बात करते हैं तो हम रिवील्ड साइंस, रिवील्ड नॉलेज की बात करते हैं। कहीं से मुझे रिवील्ड हुआ, उद्घोष मुझे मिला और मैंने उसको दिया। क्या वो मन के धरातल से रिवील हुआ साइंस है या उसकी विचारधारा है या मत है? नहीं। जब ज्ञान का धरातल और विज्ञान जो जुड़ता है, उस संगम, वह संगम जो लाखों बरस में कभी कभी ऐसा प्राप्त होता है, तब जाके जगत कल्याण की सारी जो प्रक्रिया स्वयं भू चालू होती है। और वही बर्निंग डिजायर, वो ज्वलंत उनकी इच्छा दादा भगवान की थी कि संसार के सब लोगों को यह विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान के साथ सबको प्राप्त हो। साथ में हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति वैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रयोग हमें हमारी संस्कृति से मिली है, जिसको हमें आर्यन संस्कृति कहते हैं। तो अब उसी सांस्कृतिक धारा हमारे में स्थायी हो, हमें वह दृष्टि पूर्ण रूप से प्राप्त हो, समग्र दृष्टि में प्राप्त हो, इसी प्रार्थना को हम संसार विघ्न त्रिमंत्र के
उद्घोष उस मंत्र के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। उसे प्रार्थना बोलेंगे, निमेशानंद जी आप्तपुत्र, यह संसार विघ्न का है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषों की आराधना इसमें आ जाती है, और यह व्यक्ति नहीं है, गुण पूजा है, जिसे हम ध्यान पूर्वक करेंगे। नमो नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साफुणम, ऐसो पंच नमोकारो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं भवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। वितराग मार्ग पर बढ़ने वाले पंच परमेष्टि और ओम परमेष्टि नमस्कार। नर में से नारायण बने ऐसी शक्ति धराने वाले कृष्ण भगवान जैसे वासुदेव भगवान, और कल्याण के लिए ही जिनका जीवन है, जिनका अर्पण है, सबका विष मतलब अज्ञान रूपी विष को जो पीते हैं, और सब में सिर्फ सुख और सुख बांटने की जिनका धरातल ऐसे शिव स्वरूप की आराधना के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो सेशन हमारा चालू होगा, उस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। वह है नई दृष्टि, पॉजिटिव दृष्टि। पॉजिटिव दृष्टि नेगेटिव दृष्टि का नेगेशन नहीं है। पॉजिटिव दृष्टि और नेगेटिव दृष्टि, ये दो परिभाषाएं हम एक दूसरे के अपोजिट स्वरूप में हम समझते हैं, लेकिन क्या वह नेगेशन है? क्या वह जीवन को, जैसे इसमें कहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ एज इट इज नॉट ए डिनाइल ऑफ लाइफ। ज्ञान वह नहीं है जो अज्ञान को भी उसके अज्ञान रूप में स्वीकार न करे। अज्ञान रूप में, अज्ञान को अज्ञान कहे, ज्ञान को ज्ञान कहे, वही ज्ञान की भूमिका है। तो ये दृष्टि का विकास, हमारी दृष्टि क्या है? अंतर क्लेश, संताप, हमें सभी कुछ महसूस हो रहे हैं, लेकिन क्या उनका उत्तर है? और उत्तर है तो कहाँ है? क्या किसी मान्यता के रूप में है? क्या वह एक दृष्टि के रूप में है? और दृष्टि में मैंने कुछ भी नहीं किया तो सॉल्यूशन आ जाएगा? ऐसी सारी कई तरह की हमारी मनोव्यथाएं हैं जिन्हें हम सुनेंगे। आप्तपुत्र श्री जयमेशानंद जी दादा भगवान दीक्षित आप्तपुत्र हैं। उन्होंने विशेषकर जो किताब लिखी है स्व पर प्रकाशक विज्ञान, स्व और पर को प्रकाशित करने वाला, मैं खुद उनका दादा भगवान के अनुभव को बहुत अच्छी तरह से चित्रण किया है, जिसकी लाखों किताबें बटी हुई हैं। और हमारे जो दादा भगवान के खुद के हाथ से दीक्षित आप्तपुत्रों में से एक हैं, वो उद्बोधन करेंगे। व्यवहार की पहेलियां खुलती हैं पॉजिटिव दृष्टि से। जय सच्चिदानंद। अक्रम विज्ञानी परम पूज्य श्री दादा भगवान, वर्तमान प्रगट ज्ञानी पुरुष श्री कन्नू दादाजी, सर्वे सीलवंत आप्तपुत्र, संघपति श्री वसंत भाई, कांति भाई, कविरासी, स्कूलना શિક્ષકગણ, ટ્રસ્ટીઓને જયમેશના વંદન, નમસ્કાર, જય સચ્ચિદાનંદ। नई दृष्टि।
खुलती पहेलियां व्यवहार की। ये नई जो दृष्टि है तो अपने सम्मत थे दादा भगवान के जो सत्संग के जरिए हमको जो दृष्टि मिली है, उसके बहुत से ऐसे प्रसंग है। वो प्रसंग से ये दृष्टि चीज क्या है वो समझना है। एक प्रसंग लेते हैं। बड़ौदा में दादा भगवान का सत्संग चल रहा था। जैसे यहाँ सब आप इकट्ठे हुए, ऐसे वहाँ 40-50 डॉक्टरों को इकट्ठा किया था। वैसे तो प्रश्नोत्तरी के रूप में तो डॉक्टर लोग प्रश्न करते, लेकिन दादाजी ने सामने प्रश्न किया डॉक्टर को कि टॉयलेट जाने की स्वतंत्र सत्ता आपकी है? तो सभी डॉक्टर साहब ने बोला कि दादाजी आप ऐसे प्रश्न क्यों करते? तो है ही, टॉयलेट जाने की स्वतंत्र सत्ता है ही। दादाजी ने जो वाक्य बोला उसका आगे वाक्य बोला कि आपने बोला कि भी टॉयलेट जाने की स्वतंत्र सत्ता आपकी है ही, लेकिन जब रुकेगी तब मालूम पड़ेगी कि भी टॉयलेट जाने की भी आपकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे ये वाक्य बोला तो सभी लोगों ने स्वीकार कर दिया कि दादाजी आपकी बात सही है, हम गलत है, टॉयलेट जाने की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आपको मालूम है, मेरे को भी मालूम है कि जब टॉयलेट रुकता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि होटल में जाते हैं? तो कि डॉक्टर के पास जाते, होटल में नहीं जाते। फिर भी डॉक्टर ने ये आंसर दिया कि भाई टॉयलेट जाने की स्वतंत्र सत्ता है। दादाजी ऐसे प्रश्न क्यों करते हैं? लेकिन जब वो बोला कि जब रुकेगी तब मालूम पड़ेगी भी टॉयलेट जाने की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो जो दादाजी की दृष्टि क्या थी डॉक्टर की, और आपकी दृष्टि में क्या है कि टॉयलेट जाने की स्वतंत्र सत्ता है। तो जो आपकी दृष्टि है उस तरह से आपकी सृष्टि बनती है, दुनिया बनती है, और इस हिसाब से फिर आपका जो बिलीफ होती है उस तरह से आपकी बिहेवियर होती है। ठीक है, ये टॉयलेट जाने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है वो स्वीकार हो गया। लेकिन उसके बाद आगे पूछा कि ये सेंटेंस हमने आपको पूछा और आंसर मिला, तो सेंटेंस यहां पूरा हो जाता कि आगे कुछ कहना चाहता है? तो बोलता कि पूरा हो गया। लेकिन दादा बोले कि नहीं, ये सेंटेंस यहां पूरा नहीं होता, लेकिन कुछ कहना चाहता है। तो कि क्या कहना चाहता है? तो कि आपकी अकेले की टॉयलेट जाने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, कि जीव मात्र की टॉयलेट जाने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो कि भी मेरी नहीं है, तो यानी जीव मात्र की भी टॉयलेट जाने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये टॉयलेट जाने की जीव मात्र की सत्ता नहीं है। तो ये सेंटेंस यह पूर्ण होता कि आगे भी कुछ कहना चाहता है। तो कि भी आगे भी कुछ कहना चाहता है, तो कि क्या कहना चाहता है? तो कि टॉयलेट जाने की जीव मात्र की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो ये सेंटेंस आगे क्या कहना चाहता है? तो कि कोई भी जीव मात्र किसी को भी नुकसान नहीं कर सकता है स्वतंत्र रूप से, और कोई भी जीव मात्र किसी को भी स्वतंत्र रूप से मदद भी नहीं कर पाता है। तो तुरंत उसमें से आवाज आया कि भी ये आप बोल रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव तो है कि ये आदमी ने मेरे को मदद किया, ये आदमी ने मेरे को मदद किया, ये आदमी ने मेरे को नुकसान किया। तो कि भी आप जो बोल रहे हैं वो बात सही है। तो वो आदमी आपको नुकसान करता है, मदद करता है, लेकिन जितना हिसाब है
उतना ही आपको मदद करेगा और उतना ही आपको नुकसान करेगा। तो तुरंत प्रश्न आके हिसाब यानी क्या? तो कि जैसे आप हर रोज दूध मंगवाते हैं, अब नौकरी वाला आदमी है तो हर रोज हिसाब नहीं कर पाते, महीने में हिसाब करते, तो महीने के बाद दूध वाला आता है तो जो दूध दिया उसकी चाय पीने के लिए आता है कि जो दूध दिया उसका पैसे लेने के लिए आता है? तो क्या पैसे लेने के लिए आता है। तो इसको हिसाब बोलते हैं। तो जितना हिसाब है उतना ही मदद करेगा, जितना हिसाब है उतना ही आपको नुकसान करेगा। तो कि ये सेंटेंस यहां पूरा हो जाता है कि आगे कुछ कहना चाहता है, तो कि आगे भी कुछ कहना चाहते हैं। तो कि हिसाब है उतना ही मदद करता है, हिसाब है उतना ही नुकसान करता है। तो अगर आगे क्या कुछ कहना चाहता है, तो कि आपकी दृष्टि में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी जो बिलीफ है, मान्यता है, उसमें क्या है? मैं करने वाला हूं, आप करने वाले हो और वे करने वाले हैं। लेकिन ये दृष्टि में तो मैं भी करने वाला नहीं हूं, आप भी करने वाले नहीं है और वे भी करने वाले नहीं है। हिसाब के हिसाब से चलता है। लेकिन आपकी बिलीफ में पहले क्या था कि भाई मैं भी करने वाला हूं, आप भी करने वाले, वे भी करने वाले हैं। तो उस हिसाब से आपकी ये दृष्टि बनी, तो उस हिसाब से आपकी दुनिया बनती है और उस हिसाब से फिर आपकी बिहेवियर बनती है। तो कि जो करने वाली दृष्टि है इसको अपूर्ण दृष्टि बोलते हैं। दृष्टि तो है लेकिन अपूर्ण दृष्टि बोलते हैं। और जैसे ये डिटेल्स में गए कि हिसाब है तो ही आपको मदद करता है और हिसाब है तो ही नुकसान करते हैं, तो साइंटिफिकली पूरी डिटेल्स में गए तो ये दृष्टि समझ में आ गया। तो अभी आपको जगत का डर लगेगा तो कि नहीं लगेगा? व्यक्तियों का डर लगेगा तो कि नहीं लगेगा? वस्तुओं का डर लगेगा कि नहीं लगेगा? जो संयोग आते हैं अच्छे या बुरे, इसमें आप रुकेंगे कि तो नहीं रुकेंगे? तो कैसे हुआ? तो कि ये दृष्टि से हुआ। और ये दृष्टि है पूर्ण दृष्टि बोलते हैं, उसको पॉजिटिव दृष्टि बोलते हैं। तो कि ये टॉयलेट जाने की सत्ता है, यानी आप कहने के करने वाले बन गए, तो शास्त्र में भी बताया कि भाई 4 गति और 84 लाख योनि है। इसमें केवल मनुष्य राशि है, जो मनुष्य जीवन है वो निराश्रित बोला गया है। किसी और जीव को लिए निराश्रित नहीं, वो सब आश्रित है, उसका सब चलाता है कुदरत। लेकिन केवल मनुष्य है वो निराश्रित है, वो कुदरत नहीं चलाते, क्योंकि वो करने वाले बन गए। वो निराश्रित यानी उसको इंग्लिश में बोला जाओ तो रेफ्यूजी बोलते हैं, और बोल स्पष्ट भाषा में बोले तो नहीं घर के नहीं घाट के हो गए। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक थे तो कोई निराश्रित नहीं थे, लेकिन अलग हुआ तो यहां से जो मुसलमान लोग वहां गए तो वहां के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और वहां से हिंदू लोग इधर आया तो यहाँ हिंदुस्तान वाले के स्वीकार नहीं किया, तो ये निराश्रित हो गए, नहीं घर के नहीं घाटे, उसको राष्ट्रीयता नहीं मिली, आपका डेस्टिनेशन नहीं मिला। तो ये यहां अपने पूरा ये दृष्टांत से मालूम पड़ता कि अपनी दृष्टि कैसी है। तो कहीं ना कहीं डूअरशिप वाली है, और जहां डूअरशिप होती है तो नेचुरली अपने आप ओनरशिप आ जाती है। तो ये दृष्टि आपकी जो है डूअर वाली ओनरशिप वाली जो है, लेकिन ये दादाजी ने खाली एक टॉयलेट के दृष्टांत के जरिए आपकी दृष्टि जो थी वो सही कर दी। समझ में आया नहीं? तो कि ये जगत को फेरफार नहीं करना है, संयोग को हिलाने का नहीं है, व्यक्तियों को हिलाने का नहीं है, और वस्तु को भी हिलाने का नहीं है, लेकिन आपकी जो दृष्टि है वो दृष्टि सही कर देने की है।
दृष्टि आपकी सही है, लेकिन व्यू पॉइंट के हिसाब से है। वो कैसे, उसको एक दृष्टांत से समझना है। ठीक है, आपका जो व्यवहार है लेकिन किस तरह से होता है, कौन सी दृष्टि से, व्यू पॉइंट की दृष्टि से, पॉजिटिव दृष्टि से, ये आपका व्यवहार नहीं है। तो उसको एक दृष्टांत से जरिए समझना था कि जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे सामने खड़े हैं, तो मेरे को आपको आगे का भी दिखता है और पीछे का भी दिखता है, और आपको मेरा आगे का भी दिखता है और पीछे का भी दिखता है। लेकिन मैं आपका पीछे वाला भाग में बताऊंगा तो आपको स्वीकार्य या मान्य नहीं होगा। वहां विकल्प आएगा, प्रश्न आएगा, बहस आएगी, वाद आएगा, विवाद आएगा। आप मेरे पीछे की बात बोलेंगे तो मेरे को दिखाई नहीं देगा, रियलाइज नहीं होगा, साक्षात करने का, तो मैं भी नहीं स्वीकारूंगा। यानी आपकी और मेरी दृष्टि कितनी है, 180 डिग्री वाली आपकी दृष्टि और मेरी है, विजन वाली। लेकिन आपकी बिलीफ में क्या है, 180 डिग्री वाली जो विजन है उसको आप 360 डिग्री वाला विजन मानते हैं, और उस हिसाब से आपका व्यवहार बनता है। इस हिसाब से फिर मैं सही हूं, आप गलत है, आप गलत है और मैं सही हूं, और इस हिसाब से फिर चलता है। ये दृष्टि है। तो ये हमारे एटलांटा में जाना हुआ था और एक सत्संग हुआ था। तो माँ बाप और बच्चे का प्रॉब्लम्स आया, सास और बहू का प्रॉब्लम्स था, तो कैसे सुलझाने का था। तो मैंने बताया कि भाई बच्चे को लगता है कि माँ बाप सही नहीं है, माँ बाप को लगता है कि बच्चा सही नहीं है, सास को लगता है कि बहू सही नहीं है, और बहू को लगता है सास सही नहीं है। तो सामान्य तौर से ये संयोगों को खिसकाने की कोशिश करते हैं, व्यक्तियों को खिसकाने की कोशिश करते हैं, वस्तु को खिसकाने की कोशिश करते हैं, या एक क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं। दृष्टि फेर नहीं करते, क्रिया फेर करने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया कि भी देखो ये आपका 180 डिग्री वाला विजन है, लेकिन आपकी बिलीफ में क्या है, 360 डिग्री वाला विजन है, और इस हिसाब से प्रॉब्लम से बहू सास को तंग नहीं करती है और सास बहू को तंग नहीं करती। लेकिन आपका जो विजन है ये पूर्ण विजन नहीं है, पॉजिटिव विजन नहीं है। और ये व्यवहार में बोलना है, लेकिन व्यवहार से नहीं बोलते, निश्चय से बोलते हैं। ठीक है, ये दृष्टि के हिसाब से प्रॉब्लम्स है, व्यक्ति के हिसाब से या वस्तु और संयोग के जगत के हिसाब से प्रॉब्लम्स नहीं है। वो समझ में आ गया, सॉल्यूशन मिल गया। दादाजी का ऐसे दूसरे भी बहुत प्रसंग है। दादाजी की बातें बहुत अच्छी थी। उस हिसाब से हमारे एक नट्टू काका थे, तो बातें इतनी बढ़िया होती थी, लेकिन सब लोग इकट्ठे हो नहीं पाते थे। 2 या 4 या 5 लोग इकट्ठे हो पाते थे, और सब भावना कराते थे जगत कल्याण की, लेकिन इतने लोग आते नहीं थे। तो उसको एक प्रश्न रहता था नट्टू काका को कि दादाजी आप जगत कल्याण बोलते हैं, लेकिन इन मीन और 3 लोग आते हैं, तो जगत कल्याण हो गया कैसे? तो उसमें एक बाबूभाई वकील करके सत्संगी थे, उसने भी बोले हमारे स्वामीनारायण धर्म में तो चमत्कार करते, वो करते, और ऐसे करके बहुत लोग आते। तो कि दादाजी बोले कि भी हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो गलत लोग आए जाएंगे और सही लोग पीछे हो जाएंगे। ये विज्ञान है, ये चमत्कार का मार्ग नहीं है, विज्ञान है। ऐसे करके बात दादाजी ने छोड़ दी। तो थोड़े समय के बाद नट्टू काका और बोले कि मेरा क्वेश्चन है, जो मेरा प्रॉब्लम से अभी सॉल्व नहीं हुआ है, आप ये मेरे प्रश्न को हंसी में उड़ा नहीं देना है। ये संध्या के टाइम पे ये सत्संग दादाजी का होता था, तो संध्या का टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था। दादाजी खड़े हुए बाथरूम में गए और बाहर आके वो लाइट चालू किया, और जैसे ही लाइट चालू किया और दादाजी तुरंत बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
वो नट्टू काका बोल रहे कि भी क्या पकड़ू, तो कि वो अंधेरा जा रहा है उसको पकड़ो। तो कैसे पकड़ सकते हैं? तो कि देखो मैंने अंधेरा को टच नहीं किया है, लेकिन खाली ये लाइट किया, अंधेरा अपने आप चला गया। तो कि ये तो बहुत स्थूल दृष्टांत है। जगत कल्याण जैसे चुटकी बजाते, इसके जो एविडेंस से समय लगता है उससे लाखों एविडेंस में खाली ये उजाला हो जाता है और ये अंधेरा चला जाता है। तो दिखने में दृष्टांत लगता है कि कहीं ना कहीं खुद को पहचानने की बात बोलता है। उजाला यानी प्रकाश, ज्ञान यानी क्रिया नहीं है, ज्ञान यानी प्रकाश। तो क्या आप लोगों ने, मैंने, सब लोगों ने सब कुछ जाना है, लेकिन मैंने मेरे को नहीं जाना है, खुद को नहीं जाना है। तो ये दृष्टांत जरिए दादा ने क्रिया नहीं दिया, इमोशनल नहीं हुए कि चलो इकट्ठा करते, ट्रस्ट बनाते, यहाँ प्रोपेगेंडा करेंगे, ये करेंगे और ये विज्ञान फैलाएंगे, इस तरह से नहीं है। खाली एक उजाला हुआ, अंधेरे को स्पर्श भी नहीं किया और अंधेरा चला गया। तो कहीं न कहीं मैं करता हूं, आप करते, वे करते हो, जो कर्ता भाव है वो दादाजी ने उड़ा दिया। ये पॉजिटिव दृष्टि यानी और कुछ नहीं, कहीं न कहीं जो चीज के आप डूअर्स ही नहीं है, जो चीज के आप करने वाला ही नहीं है और जो चीज के आप मालिक ही नहीं है, उसके मालिक बन गए और करने वाले बन गए। दादाजी बहुत अच्छा एक दृष्टांत देते थे करने वाले का। तो कि डूअरशिप कैसी है, कर्तापन कैसा है, अपने अणु में, परमाणु में, श्वास में, उच्छ्वास में, अस्थि है, मज्जा है, ब्लड में डूअरशिप हो गई है। तो डूअरशिप कैसे मालूम पड़ेगी? तो दादाजी ने बहनों को ही प्रश्न किया कि भी आपको चाय बनाना आता है? तो सभी बहनें बोल उठी, दादाजी हमको चाय बनाने का बोलते हैं? हमारे घर में तो छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, तो कैटर या कोई रसोई वाला बनाने वाले को नहीं बुलाते, हम अपने आप बना देते, चाहे तो कुछ बात ही नहीं है। तो ये करने वाले बन गए। और किसी की चाय अच्छी होती है तो वहाँ वो गर्व और गारवता भी हो जाता है कि मेरी चाय। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते तो सबका काम का बंटवारा हो जाता है। तो कोई चाय अच्छी बनाता है तो भी आपकी चाय पीते हैं, तो परीक्षा में पेपर बहुत अच्छा जाता है और मैं पास हो जाता हूँ। तो करने वाले भी बन जाते हैं और गर्व और गारवता भी हो जाती है। तो दादाजी इस तरह से प्रश्न छेड़ते थे और जब आया तो तुरंत बोला कि चलो बहुत अच्छी बात है आपकी चाय की जो आप तारीफ करते हैं। तो भी ये सत्संग हुआ तो एक घंटा आधा घंटा हो गया, तो बोलने में थोड़ी तकलीफ पड़ती है। तो कि चलो ऐसे बैठे बैठे यहाँ चाय बना के पी लाओ। तो कि यहाँ तो बैठे बैठे नहीं बनेगी। तो कि चाय कहाँ बनेगी? तो कि रसोई घर में चाय बनेगी। तो तुरंत प्रश्न आ गया, भी आप चाय बनाते कि रसोई घर चाय बनाते हैं? ठीक है, चाय तो मैं बनाता हूं, लेकिन रसोई घर नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगी। तो रसोई घर बोला कि मैं चाय बनाता हूं और बनाने वाला नहीं होगा तो नहीं होगा। यानी दो एविडेंस इकट्ठा होता है तब एक चाय बनती है, नहीं कि चाय नहीं बनती है। लेकिन जब तक ये डिटेल्स में नहीं गए थे, पृथक्करण नहीं किया, प्रश्न नहीं उठा, तब तक आपकी बिलीफ में, आपकी दृष्टि में, आपकी मान्यता में क्या थी? तो कि 100% चाय का मैं बनाने वाला हूं। लेकिन जैसे ये संयोग आया, करने वाले भाग आया और डूअरशिप ओनरशिप का जो भाग आया,
तो जैसे ये चाय बनाने का बोला और तो पता चल गया कि रसोई घर होगा और आप नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगा, आप होगा लेकिन रसोई घर होगा तो चाय नहीं बनेगा। यानी 100% जो चाय के करने वाले थे इसमें से आप 50% अकर्ता हो गए और 50% कर्ता हो गए। अब चाय बनाने वाला है, रसोई घर है, लेकिन पीने वाला नहीं होगा। यानी 3 संयोग इकट्ठा हुआ। तो अभी आप चाय बनाने वाले रहे कितने, तो 33%, बाकी की आपकी डूअरशिप निकल गई। अब यहां दृष्टि फेर करना है, क्रिया फेर नहीं करना है। अब आप है, पीने वाला है, रसोई घर है, लेकिन पतेली नहीं होगी तो चाय नहीं बनेगी। यानी 4 एविडेंस इकट्ठा हुआ, यानी 25% आप करने वाले बन गए और 75% अकर्ता हो गए। देखो यहाँ कोई क्रिया बदलना नहीं है, आपकी बिलीफ है, आपकी दृष्टि है, आपकी जो मान्यता है वो चेंज हो गई। करते करते दूध है, चीनी है, चाय की पत्ती है, गैस है, लाइटर है, ये दिखने वाले संयोग स्थूल संयोग, नहीं दिखने वाले सूक्ष्म, जहां बुद्धि भी पहुंच नहीं पाती है, ऐसे सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, यानी स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, ये सभी संयोग इकट्ठा होता है तब एक चाय बनती है। इसमें तो एक एविडेंस नहीं इकट्ठा होता तो चाय नहीं बनती है। लेकिन आपकी मेरी दृष्टि और जगत के जीव मात्र की दृष्टि में पूरे चाय के करने वाले बन गए। जैसे ये मालूम पड़ गया तो अभी चाय बनेगी, लेकिन अब चाय के कर्ता कितने हो गए थे, 0.001% हो गए। अब 0.01% यानी केवल आपकी हाजिरी, प्रेजेंस, और कुछ नहीं। अब दूध है लेकिन वो चीनी का रोल नहीं करेगा, चीनी है वो पानी का रोल नहीं करेगा, पानी है वो पतली का रोल नहीं करेगा, सब अपना अपना रोल करता है। तो दादाजी ने इस तरह से, ये हमारे आपता पुत्र जिसके लोगों ने जो ज्ञान लिया है, सभी महात्मा के ऐसे दृष्टि परिवर्तन किया है, क्रिया परिवर्तन नहीं किया है। यानी 100% हमारी डूअरशिप निकल गई, मैं और मेरा निकल गया। अब दूध है वो चीनी का रोल नहीं करता है, चीनी है वो पतीली का रोल नहीं करता है, पतीली वो गैस का रोल नहीं करता है। यानी सब अपने अपने स्वभाव में है। ये व्यवहार भी कुछ कहना चाहता है, कोई किसी को कुछ नहीं करता है। दूध वाला है तो मेरे को कोई तंग कर पाएगा, चीनी तक तंग कर पाएगी एक दूसरे को। लेकिन हर भाइयों ने बहनों ने चाय बनाई, लेकिन इस तरह से देखा नहीं है। ये दृष्टि आपकी हो गई है, उसको पॉजिटिव दृष्टि बोलते हैं। और पॉजिटिव दृष्टि में फिर पजल रहता ही नहीं है। लेकिन चाय ने कि आप करने वाले नहीं है, लेकिन करने वाले बन गए, उस हिसाब से प्रॉब्लम से। सास और बहू के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, माँ बाप और बच्चे के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसके आप डूअर्स ही नहीं है, करता ही नहीं है, जिसके आप मालिक ही नहीं है, उसके मालिक बन गए, उस हिसाब से प्रॉब्लम्स हैं। तो सभी प्रॉब्लम्स का कारण कार्य क्या है कि आपकी जो दृष्टि है वो मलवारी है, अशुद्ध दृष्टि है। वो निर्मल हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, सही हो जाती है। दृष्टि को दूसरे शब्द में बोलना है तो कि भी आपकी जो मान्यता है, आपकी बिलीफ है, वो सही हो जाती है। तो बिलीफ के हिसाब से बिहेवियर करनी नहीं पड़ती है, अपने आप आ जाती है। देखिए ये दादाजी की दृष्टि जो है ये नई दृष्टि है। यानी आपको जगत को हिलाने का नहीं है, संयोग को हिलाने का नहीं है, व्यक्ति को हिलाने का नहीं है, वस्तु को हिलाने का नहीं, खाली आपकी जो दृष्टि है वो सही हो जाती है तो अपना काम हो जाता है। तो दादाजी की ये आज के काल के परिप्रेक्ष्य में अक्रम विज्ञान खुला हुआ है, वहां कुछ करने का नहीं है, खाली केवल समझना है। मूल मार्ग जो आगे बढ़ने का था, क्रमिक स्टेप बाय स्टेप था। जैसे 100 मंजिले पे अपना फ्लैट है, जाना है,
तो सीढ़ी से भी जा सकते और लिफ्ट से जा सकते। तो अभी ये सीढ़ी वाला जो मार्ग है वो बंद हो गया है, मन वचन का एकात्म योग टूट गया है, उस हिसाब से सीढ़ी से जाना है तो जा नहीं पाता है। तो लिफ्ट मार्ग है, लिफ्ट मार्ग में खाली लिफ्ट में बैठे 100 मंजिले का बटन दबाया 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो केवल ये दृष्टि परिवर्तन करना है और ये दृष्टि से फिर आपकी सृष्टि उस तरह से बन जाती है। तो ये नई दृष्टि, नई दुनिया और ये दृष्टि के हिसाब से फिर ये आपका जो घड़तर है, जो घड़न है, वो उस तरह से हो जाता है और अपना जो व्यवहार है वो व्यवहार में जो भी पजल्स है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दादाजी के ऐसे बहुत से प्रसंग है, लेकिन मैंने ये थोड़े प्रसंग बताए। तो ये वक्तव्य के हिसाब से ये दृष्टि, नई दृष्टि क्या है वो बताई और जो पॉजिटिव दृष्टि क्या है वो बताई। अभी आपको जो भी प्रश्न है वो पूछना, तो उस तरह से फिर दादाजी का दूसरा भी सब जो दृष्टांत है, प्रसंग है, उस तरह से आपके प्रश्न के उत्तर के जवाब मिलेंगे। यहाँ मेरा वक्तव्य पूरा होता है। जय सच्चिदानंद। जय महेशानंद जी, आपके वक्तव्य से दृष्टि की महत्व हमें ख्याल आता है। आपने दृष्टि और सृष्टि का अनुसंधान बताया। मेरी दृष्टि से सारी सृष्टि कैसे बन जाएगी? मैं पॉल्यूट अंदर हूं तो सारा पॉल्यूशन हो जाएगा? ये बात तो मानने में नहीं आती है। हम नहीं जाएंगे ऑफिस तो हमारा ऑफिस का काम चलेगा? आपने तो कह दिया। जो मेरा प्रश्न कह रहा हूं, आपके प्रश्न है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने कह दिया, मैंने समझ भी लिया। पर मैं इंजीनियर हूं, इंडस्ट्री काम नहीं करूंगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उसकी बैलेंस शीट नहीं बनेगी, बैलेंस शीट नहीं बनेगी तो काम कैसे होगा? तो मेरे ख्याल से ऐसे कई तरह के प्रश्न हमें दैनंदिनी जीवन में हमें महसूस होते हैं। हम उन्हें आज के काल के परिप्रेक्ष्य में हम उसे ये कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, नेशनल लाइफ है और इंटरनेशनल लाइफ है, जो नेशन और देश के बीच में है, जिनमें मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रश्न होंगे। ये तो जब वक्तव्य देना होता है तो एक सपोज करके वक्तव्य दिया जाता है। निमित्त नैमित्तिक जो विषय को खुला करने के लिए ऐसा एक थ्योरेटिकल अथवा प्रैक्टिकल और थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के एक पर्टिकुलर संयोग के आधार पर उसका सारांश दिया जाता है। मुक्त मन से हम प्रश्न पूछें। हमने क्योंकि कार्यक्रम 15 मिनट लेट चालू किया था, 12:15 बजे, हमारे पास पूरा 1 घंटा है। मैं चाहता हूं आप खूब मुक्त मन से प्रश्न पूछे। चाहे तो आप लिखकर भी भेज सकते हैं और माइक लेकर भाई साहब खड़े हैं, आप जो भी हाथ ऊंचा करेंगे वह माइक पहुंच जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, इंग्लिश में पूछूं? आपका नाम और परिचय? लीला। हिंदी में बोलो, इंग्लिश थोड़ा मेरे को अच्छा। बोलना समझना थोड़ा है। हमारे डॉक्टर साहब जवाब देंगे। अच्छा। ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य लग रहा है। कर्तव्य। एंड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। इसमें से जिसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, ऐसा पॉजिटिव दृष्टि से देखेगा तो सब ह्यूमैनिटी आता है। तो ड्यूटी थोड़ा ड्यूटी करने के लिए प्रॉब्लम होता है। बराबर। ये तो ऐसा प्रैक्टिकल डेली लाइफ का प्रॉब्लम है मेरा। बराबर है। तो सब ह्यूमैनिटी की दृष्टि से देखेगा तो ड्यूटी रह जाता है। हाँ, ड्यूटी रह जाता तो है। मुझको भी मेरा सुपीरियर्स है, नहीं तो स्कूल का प्रॉब्लम है। बराबर है। मैं ऐसा टीचर है इधर, तो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है। सब ह्यूमैनिटी के तरफ से देखेगा तो इट इज नॉट सॉल्व। वो सॉल्यूशन के लिए बहुत मुश्किल होता है। बराबर। इसके लिए किसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस दे? बराबर है। यही है मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा। हाँ, तो ये कर्तव्य के बारे में और ह्यूमिलिटी के बारे में है आपका। क्या नाम है आपका? लीला। नीला जी।
माइक आपके पास ही रखना। नीला जी, आपको उसमें क्या जानना है, कर्तव्य और जो ह्यूमिलिटी है? जिसके लिए मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस दूं, हाँ। ऐसे डेली लाइफ में। अभी हमारे स्कूल में बच्चे लेट आते हैं, हाँ हाँ बच्चे लेट आते वक्त मुझको ऐसा पनिशमेंट नहीं, देना आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, आराम से बैठ के। डेली पनिशमेंट देना पड़ता है बच्चों को। हाँ, बराबर है। ऐसा हमारा स्कूल टाइमिंग है, एग्जाम्पल के लिए बराबर। 7 बजे का टाइमिंग है, तो बराबर। बच्चे लेट आते हैं तो डेली कुछ ना कुछ रीजन बताते हैं, लेट उठा, मम्मी बीमार थी, ऐसा। तो उसमें पॉजिटिव दृष्टि से देखे तो बच्चे का ज्यादा सहारा देना पड़ता है। हाँ, बराबर है। तो ड्यूटी के हिसाब से वो रॉन्ग होता है। रॉन्ग होता है। इसके लिए मैं किसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस दूं? मैं बाद में दुखी होते है, क्यों बच्चे को पनिशमेंट दिया, बच्चे को बाहर खड़ा किया, नहीं तो ऐसा। बराबर है। देखिए, अपना तो जो कर्तव्य है स्कूल के हिसाब से या बच्चे का जो कैरियर के हिसाब से, वो व्यवहार अपने को जो करना है उस तरह से करना है, लेकिन अंदर समझना है आपको नीला जी। अंदर आपकी दृष्टि पॉजिटिव होनी चाहिए। बाहर तो जो आपका जो रोल है वही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, समझना। फिर भी कहने के वो बच्चे लेट क्यों आते हैं उसका कारण ढूंढने का होता है। वो जानबूझ के आते हैं कि कोई ऐसे संयोग है, उस हिसाब से लेट आता है। होमवर्क नहीं करता है तो जानबूझ के नहीं करता है कि क्या है, वो देखना पड़ता है। तो अपने ड्यूटी में कोई कचास नहीं रखने का है। अच्छा, समझ में ना? वो तो जो करना ही पड़ेगा। तो बात करते और समझ जाते तो बराबर है, और समझ से नहीं समझेगा तो क्या करेंगे नीला जी आप? वो तो जो पनिशमेंट देना पड़े वो करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ड्यूटी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। तो आपको जो रोल मिला है वो करना है, लेकिन आपके अंदर जो दृष्टि है वो आपको भी कर्ता नहीं बनने का और सामने वालों को भी कर्ता नहीं मानने का आपको। लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूटी करते वक्त आप भी कर्ता बन जाते हैं और सामने वालों को भी कर्ता मानते हैं। देखिए, स्वतंत्र रूप से कोई कर्ता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई हिसाब है कि नहीं? बहुत से शिक्षक होते हैं, उसमें ज्यादा करके बच्चे लेट आते हैं, और एकाध टीचरों से ऐसे होते हैं कि समय के पहले आ जाता है। तो इसमें कोई डिफरेंस होगा कि नहीं होगा नीला जी? वो मुझको इतना समझ में नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया? अभी आप जो पूछे, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो जैसे अपने जो हमारा, तो उसका क्लास अटेंड करने के लिए हमको 10-15 मिनट पहले आना पड़ता था, और नहीं आओ तो बैठने की जगह नहीं मिलती थी। उसका जो स्पीच था, उसका जो वक्तव्य था, उसका जो पढ़ाने की स्टाइल थी, इतनी प्रैक्टिकल थी, तो वो क्लास अटेंड करते तो याद रह जाता था। और दूसरे जो टीचर थे वो कहने कहीं वो किताबी वाली बातें कर देते तो इंटरेस्ट नहीं पड़ते थे हम लोगों को नीला जी। अच्छा, समझ में आया ना? हाँ वो समझ में। तो उस हिसाब से फिर बच्चे कहने के उस तरह से लेट आते, नहीं आते, गुल्ली लगाते, वो सब करते। अच्छा, तो बहुत से कारण उसमें ढूंढना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और उस तरह से बाकी ड्यूटी तो जो ड्यूटी है वही करने के, इसमें कोई फेरफार करने की आवश्यकता नहीं रहती है नीला जी। अच्छा, समझ में? थैंक यू सर। केपी बारोट।
मैं ये चाहता हूं कि मुझे मोक्ष मिले, मैं स्वर्ग में ही चला जाऊं, लेकिन उसी समय मुझ में कुछ ऐसी भावना होती है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं पृथ्वी पर हूं। तो मुझे किस तरह की सोच रखनी चाहिए ताकि मैं यहाँ के काम कर सकूं और खुशी से मोक्ष प्राप्ति कर सकूं, नई दृष्टि से? गुरु जी बराबर है। बारोट जी, मोक्ष को समझना है पहले तो। मोक्ष यानी कोई चीज प्राप्त करना, यानी वो परिणाम है। वो प्राप्त करना है तो ऐसे हमारी दृष्टि में क्या है कि मेरे को इसके पास जाना है, लेकिन दादा की दृष्टि से क्या है तो कि मेरे को इसके पास नहीं जाना, वो मेरे पास आवे, इस तरह का समझना है। तो कि मोक्ष यानी सभी दुखों से मुक्त होना, सभी बंधनों से मुक्त होना, उसको मोक्ष बोलते हैं। उसको सूत्र के रूप में या शास्त्र के रूप में बोलना है तो मोह का क्षय करना, उसका नाम मोक्ष है। यानी कोई क्रिया बंद नहीं करनी है, कोई व्यक्ति को, वस्तु को, क्रिया को पकड़ना नहीं है। आपके उदय में, संयोग में एक व्यवहार आया, वो व्यवहार का मारण है, वारण है, तारण है और निवारण करना है, और कुछ नहीं है। बारोट जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? उसको एक दृष्टांत के जरिए समझना है। ठीक है, बारिश के सीजन में बारिश आता है और कुछ आता है बारोट जी? बारिश। तो अब बारिश के सीजन में बारिश आएगा तो आप काम धंधे पे नहीं जाएंगे, बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। बारोट जी क्या बोलते हैं? तो भेजेंगे तो भीगते हुए भेजेंगे, क्या बोलते बारोट जी? भीगते हुए नहीं। भीगते हुए तो कैसे भेजेंगे आप उसको? छाता देकर, छाता या रेनकोट लेके, समझ में आने? ठीक है, ये बारिश और आपके व्यवहार के बीच में, ये आपको, आपने बारिश को हिलाया नहीं और आप भी नहीं हिले, लेकिन वो दो जो रकम थी उसका इक्वेशन बना के एक नॉर्मल उसका मारण है, वारण है, तारण और निवारण आपने ढूंढा। उसके प्रति आपको द्वेष नहीं हुआ कि उसके प्रति राग नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं ये बारिश और आपके व्यवहार में, और आपको कामकाज करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, तो किस तरह से सभी जो रकम है उसका एक कॉमन फैक्टर बनाया और उसका मारण है, वारण है और तारण और निवारण किया। तो ये छाता या रेनकोट का उपयोग करते हैं तो बारिश चलती है, वो अपने को तंग नहीं करती है और अपना काम भी बिगड़ता नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो हर्डल्स आया, इंटरप्शन आया या अंतर आया, लेकिन उसका आपने अपनी जो पॉजिटिव दृष्टि थी, पूर्ण दृष्टि थी, वो उसका उपयोग किया। तो ये जो व्यवहार है कि आपने सामने जो व्यवहार है, इसमें कोई क्रिया बदलनी नहीं है, वस्तु को, व्यक्ति को, जगत को, संयोग को हिलानी है, लेकिन आपकी दृष्टि सही कर दी। यानी ये संयोग को आपने एज इट इज देखा और वो संयोग के हिसाब से भी उसका मारण, वारण और तारण और निवारण कर दिया, यानी मोह का क्षय कर दिया। बारोट जी, मैं मानता हूं साहब
कि मारण तारण वारण ये तो ठीक ही है, बराबर लेकिन मुझे मोक्ष मिलना है और मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे आस्था है दादा भगवान में, वो मुझे मोक्ष देंगे, मुझे उनके बाद खींचेंगे आगे। दादाजी भगवान की आस्था में रहकर बराबर है, मैं मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा हूं। जय सच्चिदानंद। जैसे तो कि मोक्ष यानी और कुछ नहीं, मुक्त भाव। बारोट जी समझ में आया ना, मोक्ष यानी मुक्त भाव। भाव मुक्त है, लेकिन अपना सच्चा घर तो दादाजी भगवान की आत्मा में मुझे मिलना है। मेरी आत्मा अलग है, मुझे उनके साथ चले जाना है। इसलिए मैं कुछ नहीं सोचूंगा, सिर्फ दादा भगवान मुझे अपने पास खींचकर मेरी आत्मा को मोक्ष में बदल देंगे। और दादा का नाम देगा तो हो जाएगा। हो रहा है अब तक, तो बहुत बहुत अब तक हो रहा है, हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लीला मैडम को आपने कहा महत्वपूर्ण है, ड्यूटी महत्वपूर्ण है, क्या मानवता का कोई स्थान नहीं है? मानवता कहती है बच्चों को समझो, लेकिन जिसमें बच्चे सजा के हकदार नहीं है। किसका ये प्रश्न है? नाम नहीं लिखा है। क्या नाम है? प्रिया हमारी वीणा सिंह। वीणा सिंह। वीणा सिंह का प्रश्न है, लीला मैडम को आपने कहा ड्यूटी महत्वपूर्ण है, क्या मानवता का कोई स्थान नहीं है? है नहीं? मानवता कहती है कि बच्चे को समझो, लेकिन जिसमें बच्चे का कोई दोष नहीं होता है। हाँ। अगर बच्चा देरी से आता है तो उसमें माता पिता की गलती होती है। हाँ फिर भी बच्चों को क्यों सजा दे हम? हाँ वो तो बराबर है कि और अगर बच्चे को सजा नहीं देते तो वहां पे हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते। बराबर है। तो अगर मानवता अगर ड्यूटी पूरी करने जाए तो मानवता कहीं नहीं आती बीच में। मतलब मानवता का कोई स्थान ही नहीं है ड्यूटी के सामने। हाँ तो ये चीज सही है या गलत? देखिए भाई, ये जो है यह कौन गलत है और कौन सही है वो अपने को इसमें नहीं जाना है। सामान्य तौर से अपने पॉजिटिव दृष्टि है, अपने तो गलत और सही में जाते हैं कि गलत है और सही है। समझ में नहीं? गलत और सही के हिसाब से आप व्यवहार करने जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ये बच्चे का प्रॉब्लम नहीं और माता पिता जी का प्रॉब्लम है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। और ये बच्चे गलत है ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप गलत है तो ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ज्यादा करके प्रॉब्लम आपका सेंटर क्या है कि ये गलत है और ये सही है, तो ये प्रॉब्लम ही रहेगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब उस चीज को उसी तरह से एक्सेप्ट करनी है। लेकिन नहीं, उसी तरह से एक्सेप्ट करना नहीं है, लेकिन पूरी वो जानना है, समझना है, उसको साइंटिफिकली समझना है। तो के वीणा जी नाम ने? हाँ वीणा। तो के इसको एक दृष्टांत के जरिए समझना है। तो के वीणा जी गर्मी के टाइम पे एसी या पंखा चलेगा कि सुख देगा कि दुख देगा? सुख देगा। सुख देगा। अच्छा बोला जाएगा कि बुरा बोला जाएगा? अच्छा ही बोला जाएगा। अच्छा बोला जाएगा। अब वही एसी है और वही पंखा है, लेकिन सर्दी के टाइम पे और -10 डिग्री टेम्परेचर है और वो टाइम पे एसी चलाएंगे और पंखा चलाएंगे तो उसको वो सुख देगा कि दुख देगा?
उसको सही बोलेंगे कि गलत बोलेंगे? सही बोलेंगे। तो अब ये दो व्यवहार मैंने आपको बताया ना, तो ये पंखा आपको सुख दुख देता है, वो गलत और सही, वो पंखा है कि कोई और जगह पे गलत और सही है? क्या बोलते वीणा जी? सही है। वो पंखा सुख दुख आपको देता है? नहीं। वो पंखा सही गलत है? वो तो न्यूट्रल है। समझ में आया ने? तो कि आपकी ना समझी के हिसाब से सर्दी के टाइम पे आप एसी और पंखा चलाते हैं, उस हिसाब से आपको दुख होता है और उस हिसाब से वो गलत बन जाता है। और आपकी समझ है कि गर्मी में चलाना है, तो वो टाइम पे आप चलाएंगे तो आपको सुख देता है, लेकिन वो पंखा सुख भी नहीं देता है, दुख भी नहीं देता है। आपकी जो ना समझ और वो समझ है, वो आपको दुख और सुख देती है। तो आपको ये बच्चे के साथ जो व्यवहार करना है, तो उस तरह से ये आपकी दृष्टि को पहले आप निर्मल करना है। तो अभी आप कोई संयोग के डूअर्स या ओनर्स नहीं बनेंगे और आपकी दृष्टि सेंटर में आ जाएगी, तो आपको वो समय में जो व्यवहार करना है वो करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। बात समझ में आया ना? थैंक यू। साइंटिफिकली यानी आपको हैमर देंगे, हथौड़ा देंगे, और किसी को लगाएगा टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? लीला जी, वीणा जी क्या बोलते हैं? टूट जाएगा। और एक बर्तन बनाने वाला है, वो हथौड़ा यूज करेगा और वो बर्तन के ऊपर हथौड़ा लगाएगा तो बर्तन टूट जाएगा कि उसका अच्छी तरह से घड़तर होगा? बर्तन तो टूट जाएगा। वो बर्तन बनाने वाला है, हाँ, नहीं। आप बर्तन बनाने वाले नहीं है। वो बर्तन बनाने वाला नीचे बेस रखेगा और फिर उसके ऊपर हथौड़ा लगाएगा, तो उसका घड़तर सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये साइंस है, ये आपको सही करना है। आप सही हो जाएंगे तो माँ बाप की गलती के हिसाब से बच्चे लेट आते हैं या भूल होती है, उसमें उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका सही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी आपकी सही दृष्टि करनी है। थैंक यू सर। वीणा जी, समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ सर। थैंक यू। सर, मेरा नाम महर्षि है। बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ड्यूटी और दृष्टि के ऊपर है। हाँ, सर, ड्यूटी एंड दृष्टि। बराबर। सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे जो सही लगे सामने वाले को भी वही सही लगे। बराबर है। मैं सर एग्जांपल देना चाहूंगा। सर, हम सिविलियंस को किसी इंसान को मारना हमारे लिए पाप होगा, बराबर। लेकिन वही चीज एक सोल्जर के लिए इट इज हिज ड्यूटी टू किल समवन। बराबर है। सर, वैसे ही दूसरा एग्जांपल सर, अजमल कसब जिसने इतने सारे सिविलियंस को या इंसानों को मारा, सर उसको फांसी पे चढ़ा देना सही होगा कि उसको डिफेंड करके उसके लिए लॉयर रख के उसको पूरा ट्रायल देके देन लेट हिम मेक फन और लेट हिम मॉक दिस लॉ? सर, व्हाट वुड बी राइट? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग और व्हाट इज इसमें कौन किसकी दृष्टि सही है और किसकी दृष्टि गलत है? महर्षि जी, आपकी ड्यूटी है इसमें, कसाब के बारे में आपकी ड्यूटी है? जी सर, एज एन इंडियन, एज ए ह्यूमन बीइंग, इट इज माय ड्यूटी टू केयर फॉर माय कंट्री एंड फॉर माय फेलो ह्यूमन बीइंग्स। बराबर है। अब आपकी ड्यूटी है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसमें? कसाब के बारे में आप क्या कर सकते हैं? सर, आई कैन क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग्स पीपल कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और वी कैन टेक सम स्टैंड अगेंस्ट इट। कहीं ना कहीं सेंटर में गलत और सही आता है तो ये जगत खड़ा ही रहेगा। सर, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाला है कि क्या सही है क्या गलत है? वो कसब कौन होता है जो डिसाइड करने वाला कि उसने जो किया वो सही किया या गलत किया? सर देखिए, ये जो कसाब का जो भाग है, लेकिन ये कसाब का प्रसंग आज से है कि उससे पहले कितने इतिहास पढ़ो थी, इसमें इस तरह का कसाब जैसा व्यवहार आता ही रहता है। सर, वो बात सही है सर। और उसके बाद भी आएगा कि नहीं आएगा? वो आएगा। तो सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है।
इसको जिंदा रखो तो भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और मार डालते तो भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और आपको सॉल्यूशन लाना है, उसको मारने के बोलता है तो सॉल्यूशन ला लें, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आता है। एज अ गवर्नमेंट सर, एज अ बॉडी वी आर सपोज टू टेक सम डिसीजन so that we can prevent such things from happening in the future sir. बराबर છે। ठीक है, वो तो जो करना है वो तो करेगा, जो अपना इंडियन लॉ है वो लॉ के हिसाब से होगा, फिर भी किसी को समाधान होगा या नहीं होगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि इज इट राइट ऑन अवर पार्ट टू कीप अ लॉयर फॉर हिम एंड डिफेंड हिम सर? तमें आप जो बोलते थोड़ा मेरे को हिंदी में बराबर। मेरा प्रश्न ये है कि क्या उसके लिए लॉयर रख के उसको डिफेंड करना, उसकी वकालत करना क्या सही बात है, क्या फिर उसको सजा दे देना सही बात है? आप ये कहने, ये अपना इंडियन लॉ है, इसमें तो ये उसको लॉयर देना ही पड़ता है और प्रूव करना पड़ता है, और बिना प्रूव करने जाएंगे और कोई किसी को सजा देंगे तो उसका कर्म बंद उसको पड़ जाएगा। वो प्रूव करना पड़ता है, और प्रूव करने के बाद उसको जजमेंट देना पड़ता है कि ये कारण से, ये एविडेंस से। जैसे इंदिरा गांधी का खून हुआ तो तुरंत फांसी पे नहीं लगाया था, कितना टाइम लगा था? 5-6 साल लगा था। ये अपना कल्चर देखो कितना बढ़िया है, और अपने तो जैसे हुआ और मार डालो, इस तरह का नहीं है, वो साइंटिफिकली है। महर्षि जी बात समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। वो साइंटिफिकली है, और प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी ही गलती है, और ये गलती के हिसाब से उसको फांसी देने का है। और प्रूव नहीं होगा, कोई नहीं एविडेंस हो तो वो गलत है, फिर भी उसको फांसी नहीं दे पाएंगे। तो ये अपना आप भी गलत और सही को मानते हैं इसमें कि जो वकील जो रखते हैं, जो न्याय होता है जो हमारी कंट्री में, यानी जो होता है वो गलत और सही पे होता है, तो यानी आप गलत और सही है ये चीज मानते हैं? अरे मानते हैं, लेकिन वो प्रूव करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, वो प्रूव करना पड़ता है। महर्षि जी, ये जगत का 2 तरीके से सॉल्यूशन है। जहां तक मैं कौन वो नहीं जाना है, वहां तक वो सॉल्यूशन की परिभाषा दार्शनिक पुरावा से है। अच्छा, तो ड्यूटी और ह्यूमैनिटी दोनों साथ चल सकती है या दोनों अलग अलग हो सकती है? देखिए भी, ये चल सकती है कि हो सकती है, लेकिन कहने के आप कर्ता भाव से पूछते हैं। लेकिन क्या नाम है आपका बहन जी? कला भट्ट। कला जी, ये आप भगवान को मानते कि नहीं मानते हैं? उस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे आप कला जी को मानते कि नहीं मानते हैं? हाँ, ये चीज है कि मेरा नाम कला जी की जो हूँ। मान्यता है, व्यू पॉइंट, उसको तो मानते कि नहीं मानते हैं? हाँ। आप अपने माँ बाप को नहीं मानना, हस्बैंड को नहीं मानना, लेकिन कला जी को कला जी मानते कि नहीं मानते हैं? हाँ, वो दिया हुआ नाम है जिसे मानना पड़ता है। तो मानते हैं। हाँ। समझ में आने? फिर आप कर्म को मानते कि नहीं मानते हैं? कर्म को भी मानते हैं। फिर पुरुषार्थ को मानते कि नहीं मानते हैं? पुरुषार्थ को भी मानते। तो अभी आप कर्म किसको बोलते हैं कला जी? कर्म यानी ड्यूटी जो हमारे पार्ट में आती है, जैसे ये आगे जो तो आप जो बोलते ये आपके हिसाब से बराबर है, लेकिन दरअसल कर्म जो है वो करते उसको कर्म नहीं बोलते हैं। लेकिन मेरा नाम कला जी है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा नाम कला जी और मैं ही कला जी हूं, वो जो बिलीफ है उसको कर्म बोलते हैं, लेकिन आपकी बिलीफ में वो नहीं है। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि ड्यूटी और ह्यूमैनिटी जो था बात, हाँ। वो साथ में है। आपने कहा ना कि आप गलत और सही हर जगह देखते हैं, हाँ। तो वो देखना जरूरी है। जैसे आप एग्जांपल दिए कि अजमल की, कसब की, जो उसको फांसी हुई कि नहीं हुई, तो ये जो सब होता है दुनिया में वो गलत और सही पे ही डिसाइड होता है ना? हाँ, डिसाइड होता है, लेकिन भगवान के यहाँ पे भी पाप और पुण्य पे ही न्याय होता है। वही होता है, लेकिन वो तो नेचर देता है, नेचर देता है, उसके कर्ता क्यों आप बनते हैं? नेचर रूप से वो मरता है और नेचर रूप से वो जिंदा रहता है, तो नेचर से होता है, उसके करने वाले को बन जाते हैं कि इसको मारना चाहिए, इसको बचाना चाहिए।
नेचुरली है वो तो। कला जी एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूं। बाय कास्ट में जैन हूं और जैनों का पर्युषण पर्व होता है, वहां तपस्या होती है। वो तपस्या करने के बाद पायणे होते तो वहां मेरे को जाना हुआ था। और पायणा होने के बाद प्रश्न तरी आया कि चूहे और बिल्ली के व्यवहार में चूहे को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। तो बचाने की बात बोलते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि बचाने यानी क्या। तो वो जैन थे, तो उसको तो ऐसा लगा कि ये भाई साहब ऐसे बोले कि बचाना चाहिए, लेकिन मैंने बचाना चाहिए ऐसे सेंटेंस नहीं बोला और नहीं बचाना चाहिए वो भी सेंटेंस नहीं पूछा, लेकिन मैंने बोला कि बचाना यानी क्या। तो वो सोच में पड़ गया कि बचाना यानी बचाना। दोबारा पूछा, ऐसे 5-25 बार उसको पूछा भी बचाना यानी क्या, तो वही आंसर आया, बचाना यानी बचाना। अब उसकी गंभीरता मालूम नहीं है उसको, लेकिन मैं 5-25 बार बोलूं तो बचाने की परिभाषा मेरे को वो देगा, लेकिन वो मालूम नहीं है। तो उसके बाद वो पूछते पूछते मेरे को अंदर से आवाज मिली और जवाब मिला, लेकिन वो जवाब होने के बाद भी मैंने जवाब के रूप में नहीं पूछा, प्रश्न के रूप में पूछा भी बचाना यानी वो उसको जिंदा रखना वही कहना चाहते हैं, ऐसे मैं प्रश्न के रूप में पूछा, जवाब के रूप में नहीं पूछा उसको। तो उसने बोला कि हाँ बचाना यानी उसको जिंदा रखना। उसके बाद मैं पूछा कि किसी को मेरे को जिंदा रखना है तो वो मरा हुआ आदमी जिंदा रख पाएगा कि जिंदा हुआ आदमी जिंदा रख पाएंगे। तो उसने तुरंत ही बोला कि भाई जिंदा हुआ आदमी वो किसी को जिंदा रख पाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न किया कि भाई जिंदा हुआ आदमी जिंदा रख पाएंगे। तो मैंने तुरंत ही उसको पूछा कि भाई आप जिंदा हैं। तो उसने बोला हाँ मैं जिंदा हूं। तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो मेरी गलती हो गई। आप जिंदा है और मैं बोलता हूं कि आप जिंदा है, तो गलती हो गई। अब गलती हो तो माफी मांगनी चाहिए। तो मैं माफी मांगना गया तो अंदर से आवाज आई भी माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। नहीं भी ये वो जिंदा है, उसको मैंने जिंदा बोला तो वो तो जिंदा है, तो फिर मेरी गलती हुई तो माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगने गया, लेकिन अंदर से आवाज है कि माफी की आवश्यकता नहीं है। तो मैं फिर डिटेल्स में पूछा कि भाई आप जिंदा है लेकिन कभी भी मरने वाले नहीं है। तक नहीं मरने वाला हूं ने, मैं को 1,00,000-2 साल के बाद मर जाएगा, नहीं वो तो भरोसा ही नहीं है। मैं ज्योतिष के पास वहां जाते हैं और जन्म अक्षर बताते हैं, 100 साल का आयुष्य बताते हैं, 70 साल का आयुष्य बताते हैं, देखिए वो बात बराबर, लेकिन वो भरोसा नहीं है। अब भरोसा नहीं है तो आप अमर लोकी जीव है कि मृत्यु लोकी जीव है? देखिए मृत्यु लोकी जीव है। तो अब मृत्यु लोकी जीव है, मान लो कि 100 साल के बाद आपका मृत्यु आया, तो जब आप आपका मृत्यु रोक नहीं पाते हैं तो चूहे का मृत्यु कैसे रोक पाएंगे? अब फिर भी चूहे का मृत्यु रुकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मरने का एक टाइमिंग नहीं आया है। और आप जीव दया वाले भाव वाले आदमी हैं कला जी, तो कहीं ना कहीं चूहा और बिल्ली और आपका एक संयोग बनता है, और एक संयोग से आप जोर से आवाज देते हैं या कुछ बोलते हैं और वो बिल्ली डर जाती है और चूहा छूट जाता है। आप क्या बोलते हैं कि मैंने चूहे को बचाया। और आपको हिंसक भाव है और चूहे को मार डालते हैं या बिल्ली को मार डालते हैं, तो मैंने बिल्ली को मार दिया। लेकिन जब आपकी मृत्यु आती है तो आप अपना मृत्यु रोक नहीं पाते, चाहे आप डॉक्टर होवे या नॉर्मल आदमी हो, तो आपका मृत्यु रोक नहीं पाते, तो चूहे का कैसे रोक पाएंगे? कला जी बात समझ में आया कि नहीं आया?
तो केवल आप अहंकार करते हैं कि मैंने चूहे को बचाया, मैं चूहे को मार दिया, केवल अहंकार करते। नहीं बचाने वाले भी आप है कि नहीं मारने वाले है, तो ये जवाबदारी से ये कला जी का जन्म हो गया है। समझ में आने? तो वो अपने कर्म से अपने आप मर जाएगा, तो उसमें उसको मारने का अपने को भाव क्यों करने की आवश्यकता है? और बाकी का गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम करती है। आपको कोई सौंपना है तो आपको काम करना है, लेकिन आपको तो सौंपा नहीं है, तो गवर्नमेंट करेगी। वो उसकी गलती प्रूव हो जाएगी तो उसको फांसी देंगे। वो फांसी देते, लेकिन वो साइंटिफिकली देते, उसका भी कर्म बंद नहीं पड़ता है। लेकिन आप तो यहाँ बैठे बैठे उसको जिंदा रखना चाहिए, इसको मारना चाहिए। अब ये भाव चलेगा तो जगत खड़ा ही रहेगा, प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। ये कसाब का आज का प्रसंग नहीं है, पूरा इतिहास पढ़ो, लाखों सालों का यही ये प्रॉब्लम। तो वही अपना जीवन चलाने का कला जी, वो अपने आप जिसका करने वाले नहीं थे वो करने वाला बन गया, वो अपने आप मृत्यु लोकी जीव बन गया। तो वो मृत्यु लोकी जीव है, तो आप अपना मृत्यु बचा नहीं सकते, तो चूहे का कैसे बचा पाएगा? तो केवल अहंकार करते को और कुछ करते हैं। तो आपको ये कसाब का सहयोग नहीं चले तो आपको आपका व्यवहार पहला सही करना पड़ेगा। जगत के कोई भी सहयोग के आप डूअर्स नहीं बनेंगे, कोई भी सहयोग के ओनर्स नहीं बनेंगे, तब फिर ये कसाब का प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगा। बाकी सोल्व नहीं हो पाएगा तो बैर चलेगा। आज उसका पावर है, कल मेरा पावर आएगा, फिर अब पावर चला जाएगा, उससे चला वो चलता ही रहेगा। कला जी बात समझ में आया कि नहीं आया? सर थोड़ी बहुत आई, सच में थोड़ी बहुत आई। थोड़ी बहुत कहाँ समझ में नहीं आया वो बताओ मेरे को। नहीं मीन्स आखिर में मुझे यही लग रहा है कि जो भी है, मैं ये नहीं करूँ कि वो कसाब की जो भी हिस्ट्री रहेगी उससे मुझे कोई रिलेटेड नहीं है, बराबर है। पर जो भी न्याय होता है वो तो अदालत ही करती है, मैं भी नहीं करती हूँ। करेगी वही। अपने को इसमें इन्वॉल्व होने की कहा से, अपने तो अपना व्यवहार करना है। नहीं ये तो बात कहाँ पे आई कि जब वो टीचर ने पूछा कि ड्यूटी और ह्यूमैनिटी, हाँ बराबर तो है। अभी टीचर है वो न्यूट्रल है, हाँ बराबर है आपके हिसाब से। तो मैं यही बोलती हूँ दोनों चीज सही है, ह्यूमैनिटी भी सही है, बच्चा भी बराबर है, लेकिन एक उनकी न्यूट्रल ड्यूटी है। तो वो मैं पूछना चाहती थी कि वो कहाँ पे बैलेंसिंग होता है? न्यूट्रल तो पहले अपनी दृष्टि बराबर हो जाती है। आप आपको जान लो तो ये आप बराबर हो पाएगा, लेकिन आपने आपको जाना नहीं है। आप क्या बोलते हैं? मेरा नाम कला जी, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? हाँ वो तो बोलते हैं। तो कि मेरा नाम कला जी है तो मान्य और सर्वमान्य है, लेकिन वहां तक वो रुका नहीं है। मेरा नाम कला जी है और मैं ही कला जी हूं, वो दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, तब आपकी ह्यूमिलिटी सही हो पाएगी और आपकी ड्यूटी सही हो पाएगी। बाकी तो फिर ये ह्यूमिलिटी और ड्यूटी नहीं होता है तो बेर होता, बेर बढ़ेगा और बेर से बेर मिटेगा नहीं। पहले कला जी को सेपरेट करना पड़ेगा और कला जी किस आधार से है वो सेपरेट करना पड़ेगा। इस हिसाब से ये नई दृष्टि और ये पॉजिटिव दृष्टि की बात है। तो फिर ये कसाब या कोई भी प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगा। ये केवल भगवान राम ने किया, भगवान महावीर ने किया था और ये कृष्ण ने किया। वो दृष्टि लेके काम करते थे और अपने वो दृष्टि लेके ह्यूमिलिटी और ड्यूटी का बात नहीं करते। वो किताबी बात है ह्यूमिलिटी वाली और ड्यूटी वाली बात करते हैं। तो देखो ये तो प्रॉब्लम बढ़ते कि कम हो गए। आज आप बोलते वही टाइम पे ह्यूमिलिटी और ड्यूटी वाली बात है, अनंत अवतार से ह्यूमिलिटी और ड्यूटी वाली बात है। तो आपकी ह्यूमिलिटी और ड्यूटी वाली बात सही होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच में ह्यूमिलिटी की परिभाषा है, आपकी सोच में जो ड्यूटी की परिभाषा है वो अलग है, और भगवान राम और कृष्ण और महावीर की ह्यूमिलिटी और ड्यूटी की परिभाषा अलग है। जैसे कृष्ण और अर्जुन का देखो, ये ह्यूमिलिटी और ड्यूटी वाला ही भाग है और कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या हुआ व्यवहार कि युद्ध का सहयोग आया और कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने
हथियार नीचे रख दिया तो सब उसको अप्रिशिएट करेगा कि भाई ये तो वैराग हो गया, तो बहुत अच्छी बात हो गई, मोक्ष मिल गया। लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। ये वैराग है, लेकिन मोह गर्भित वैराग्य है। उसके बाद इतने प्रश्न किए अर्जुन ने कृष्ण को, और इसमें से भगवत गीता बाहर निकल गई, पूरे अध्याय खुले हो गए। ये खुले होने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जब वो दिव्य दृष्टि दी, इसको पॉजिटिव दृष्टि बोलते हैं, ठीक है, ये चर्म चक्षु से देखते थे तो वो मेरे पिताजी है, मेरे भाई है, मेरे रिश्तेदार है, यानी मोह वाली दृष्टि, यानी पैकिंग दिखता था, लेकिन पैकिंग के अंदर माल नहीं दिखता था। लेकिन कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दिया तो पैकिंग के साथ उसको माल भी दिखने लगा, और माल के साथ उसको पैकिंग भी दिखने लगा, और पैकिंग और माल को सेपरेट किया वो दिव्य दृष्टि से। तो उसका जो डूअरशिप वाला भाग था, ओनरशिप वाला भाग निकल गया। तो वो नहीं मारने वाला हुआ कि नहीं बचाने वाला हुआ। तो पैकिंग और माल एक ही समय में दिखा तो आपकी दृष्टि पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद ह्यूमिलिटी वाला भाग खुला होता है, और उसके बाद ड्यूटी वाला भाग खुला होता है। लेकिन आपकी दृष्टि मैं करता हूं, आप करते और वे करते, और डूअरशिप वाला भाग होगा, तो वहां ह्यूमिलिटी भी नहीं है और ड्यूटी भी नहीं है। कला जी बात समझ में आया कि नहीं आया? और पूछना। સ્વામીજી જય સચ્ચિદાનંદ, હું આપની જોડે ગુજરાતીમાં વાત કરી શકું છું? हाँ, पर वो सब गुजराती समझ पाएंगे? ओके, गुजराती में बोलना कुछ हिंदी में जो। स्वामीजी, मैं तकरीबन 21 साल से इस संस्था में पढ़ाता हूँ, लेकिन शायद पिछले 21 महीनों में ही एक दुविधा आ गई है मुझ पर, जो कि हालांकि मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। स्कूल में 2000 के करीब बच्चे हैं, 2500। तो મને બધામાં એ લોકોમાં એકલવ્ય દેખાય છે. I just feel all of them. કોઈને પણ હું પકડું ને એને કે પ્લીઝ તમે તમારા દિલમાં હાથ નાખીને કાઢીને મને આપી દો તો એ ડેફિનેટલી કરશે એવું મને એવું લાગે છે. પણ આઈ એમ ઓફન એક્યુઝડ કે તમે બહુ સોફ્ટ છો, તમે બચ્ચાઓને બગાડો છો. તો હમણાં એ દુવિધા આવી ગઈ છે કે એમ આઈ ડુઈંગ ધ રાઈટ થિંગ? હું બચ્ચાઓને બગાડી રહ્યો છું કે બધાઓમાં એકલવ્ય ન હોય? देखिए, ये आपने जो बताई है तो कि आपके ये जो व्यवहार से बहुत से लोगों को अच्छा भी लगेगा, बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा. जी, लगता बहुत है. से लगेगा. जैसे आपका नहीं, हमारा जीवन में भी ऐसे थे. बहुत से हम जो व्यवहार करते थे शुरुआत में, मेरे बहुत से व्यवहार थे, किसी को मान्य नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सबको मालूम पड़ा तो मान्य हुआ. देखिए, कहने के वो तो व्यू पॉइंट वाली दृष्टि होगी तो दिक्कत तो आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन आपका हेतु क्या है वो समझ लेना है कि भाई बच्चों को आप कंट्रोल कर पाते हैं और सही हो पाते हैं कि नहीं हो पाता है. आपका जो ड्यूटी है वो सही हो पाता है तो वो सही है, कोई दिक्कत वाला भाग नहीं है. समझ में? क्या नाम है आपका? रशीद पटेल. थैंक यू. मेरा नाम प्रियंका है. हाँ, प्रियंका नाम. क्या? अभी हमने जो सारे प्रसंग सुने, हमने ये समझा कि मैं जो हूँ वो करता नहीं हूँ, पर जब प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं कोई प्रसंग में, तो एक साइड में ये बात माइंड में गूंजती रहती है कि मैं करता नहीं हूँ, पर वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता. इसलिए बुद्धि में बहुत सारे विचार घूमते रहते हैं और उससे एक पॉइंट पे ऐसा लगता है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि व्हाई दिस इज नॉट स्टॉपिंग. Even if I know that I am not a karta, this is not stopping. So how I need to tackle this? Even if I know it, I can't implement it fully.
इट्स समवे पार्शियली। तो कि आपको मैं करता हूं वो बार बार बोलने का नहीं है और बार बार सोचने का भी नहीं है और इस तरह से अकर्ता भी नहीं बनना है। समझ में ना? ये चाय के दृष्टांत से प्रियंका जी आप समझो तो चाय के दृष्टांत में जिसका मैं करता ही नहीं था उसका कर्ता बना था। तो चाय के दृष्टांत से अभी आपको पूरा ये रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ कि जिसका मैं करता ही नहीं था, निमित्त नैमित्तिक करता था। नहीं, वो तो मुझे समझ में आया, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉब पे आप जाते हो, ने छुट्टी मांगी हो तो आपको दिमाग में आता है बॉस कैसे रिएक्ट करेंगे, तो हमको पता है कि नहीं हमारा तो कुछ है ही नहीं, इसमें जो चल रहा है वो चलना है, लेकिन वो विचार बंद नहीं होते। तो विचार बंद नहीं करना है, जो ये मन है, वाणी है और जो देह का भाग है, लेकिन आपकी दृष्टि के हिसाब से है। आपकी दृष्टि सही हो गई तो फिर मन, वाणी और वर्तन उस तरह का हो जाएगा। समझ में ना? मन और वाणी और आपका बर्तन उस तरह से हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आप विचार को बंद करने जाएंगे तो विचार नहीं बंद हो पाएगा। वाणी बंद करने जाएगा तो वाणी बंद नहीं हो पाएगी। आपका जो व्यवहार है, क्रिया, वो बंद नहीं कर पाएगी, लेकिन आपकी जो दृष्टि है वो सही हो जाती है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि विचार चल रहे हैं तो उसे चलने दिया जाए। नहीं, विचार तो ये कैसा है, एक सिनेमा की माफिक है। सिनेमा की माफिक है तो जैसे सिनेमा है उसमें 1 मिनट का फायर का दृष्टि आता है, तो जैसे फायर का दृश्य आ जाएगा तो सिनेमा हॉल में से दौड़ के भाग के बाहर निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? क्या बोलते प्रिया जी? नहीं निकल। क्यों नहीं निकल पाएंगे? जैसे फिल्म में चल रहा है वो, तो क्या फिल्म में चलता है तो वो ये विचार वो फिल्म में है और ये हॉल में फायर नहीं हुआ है, तो आराम से आइसक्रीम खाते खाते वो फायर का दृश्य देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जरूर देखेंगे। तो आपकी दृष्टि सही करना है। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे हम जब समझने की कोशिश करते हैं दृष्टि सही होती जाती है। देखिए धीरे धीरे नहीं करना है, तो दादाजी के निमित्त से आपकी दृष्टि से हो पाएगी। तो ये मेरा अनुभव है, उस हिसाब से बोलता हूँ। मैं दृष्टि किसी की सही नहीं कर पाता हूँ। एक अनु दादाजी है या दादा भगवान है या राम है या कृष्ण है, महावीर, वो दृष्टि सही कर पाते। ये तो मेरा एक अनुभव है। मेरी जो दृष्टि अभी एक उसका एक बीज मिला है या डाला है दादा ने, थोड़ा अंकुरित भी हुआ है, पुष्पित भी हुआ है, लेकिन फलित होने की प्रक्रिया बाकी है। लेकिन जो अनुभव है, अंकुरित हुआ है या पुष्पित हुआ है, वो मेरा अनुभव आपको बांटता हूं। और आपकी जो दृष्टि सही करनी है, पॉजिटिव करनी है, तो ज्ञान आवश्यक बनता है। कई बार ऐसा जब होता है तो मैं दादाजी को अंदर ही अंदर प्रार्थना करती हूँ कि दादाजी ये नहीं होना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है करके। बराबर। पर फिर एट द पॉइंट तक वो चलता है तो मुझे बहुत ही अंदर से लेकिन आपने ज्ञान प्रिया जी लिया है कि नहीं? हाँ, लिया? मैंने लिया है। तो बराबर है, आपने ज्ञान लिया तो उस तरह से करे। तब मैं अंदर से सोचती हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ और प्रियंका अलग है, बट वो फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो वो प्रियंका जी, जो सोचने वाला भाग आपका नहीं है, सोचने वाला भाग वो प्रियंका का है और आप शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा अलग है, वो शुद्धात्मा का सोचने वाला भाग नहीं है, वो अलग है और आप अलग है। तो ये सेपरेटेशन आवश्यक बनता है कि सोच किसकी है, तो प्रिया जी की है और मैं कौन हूँ? शुद्धात्मा हूँ। यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर तब जब हम सोचने जाते हैं ना तो फुल्ली नहीं हो पाता। नहीं, वो तो कैसे हो पाएगा? क्योंकि वो तो चलता ही रहेगा। ये पानी है, एक जगह पे आप बांध रखेंगे तो पानी रहेगा कि वहां से भी निकल जाएगा? निकल जाएगा। उसका बहने का ही स्वभाव है। समझ में आने? तो एक जगत की कोई भी चीज सक्रिय है, अक्रिय नहीं है। कौन सी चीज अक्रिय है? तो ये जो आप में नहीं है और प्रिया जी में है, तो आप प्रिया जी में सक्रिय हो गए, आप में सक्रिय हो जाएंगे तो प्रिया जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी जगत की जो भी चीजें वो क्रियाशील है, सक्रिय है, अक्रिय नहीं है। तो ये विचार जो भाग है वो आपका नहीं है। वो दादाजी बुलाते ना ज्ञान विधि के बाद भी, मैं मन वचन का से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं।
और फिर वो मन को ही आप अपना मान लेते हो तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। वाणी को आपका मानेगा तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? एक चरण विधि में क्या बोला है? ये अलग अलग साइकोलॉजी इफेक्ट ही उड़ाते कि और कुछ उड़ाते हैं? मन वचन का विनाशी है और मैं अविनाशी हूं। मन वचन का च्युत होने वाला है, मैं अच्युत हूं। ये क्या है? जो आपके ऊपर कोई भी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी इफेक्ट हावी हो जाती है उसको अलग करने की प्रक्रिया के और कुछ है? नहीं, वो है और कुछ है। इफेक्ट से मुक्त होना है, समझ में आना है। तो इफेक्ट से मुक्त हो गया। जब भी आपको कोई भी दिक्कत आती है लेकिन वो प्रिया जी को आती है, लेकिन आप तो उससे देखने और जानने वाले हैं, अलग हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये हमारे स्कूलों में करीबन 1.5 महीने पहले जोधपुर हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के साथ सत्संग था। तो वो स्टूडेंट में से प्रश्न आया कि 2012 में ये जगत का विनाश हो जाने वाला है, तो क्या ये सही है कि गलत है? प्रिया जी, ऐसा प्रश्न आया। तो फिर वो बहुत लंबा न्यूज में चला, उसकी सीरियल भी बनी और देखने लगे तो बहुत प्रश्न थे। तो आया तो फिर मैंने उसका एक इफेक्ट थी, जो साइकोलॉजी इफेक्ट थी, नॉर्मल कर दी। तो कैसे नॉर्मल की? मेरे को बारिश की सीजन ऐसी, उसको क्या बोलते हैं? तो कि वर्षा ऋतु बोलते हैं। तो कि बारिश की सीजन में आते वर्षा ऋतु बोलते हैं। तो बहुत बारिश आती है कि नहीं आती है? 2, 3, 4 महीना तक बारिश रहती है और बारिश की ऋतु यानी वर्षा ऋतु निकल जाती है। उसके बाद सर्दी की ऋतु आती है और वो सर्दी की ऋतु आती है और करीबन -10-15 डिग्री हो जाता है। तो जो बर्फ बनता है वो पानी का बर्फ बनता है कि अलग बर्फ बनता है? प्रिया जी, पानी का बनता है। तो ये पानी का बर्फ बना तो पानी मर गया क्या रूपांतर हुआ? रूपांतर हुआ। मर नहीं गया ने? यानी किसी ने जादू टोना नहीं किया ने? नहीं। समझ में आया ना? तो ये दृष्टि आपकी ये पॉजिटिव होती है यहाँ। देखिए ये पानी मर नहीं जाता है, रूपांतर हुआ। समझ में आया ना? अब सर्दी की ऋतु पूर्व हो जाती है, पूरा बर्फ बन गया। अब गर्मी की ऋतु आती है तो गर्मी के हिसाब से वो पानी बनता है तो अलग बनता है कि वो बर्फ में से पानी पिघलता है, बर्फ में से पिघलता। तो बर्फ में से। लेकिन अब पानी से बर्फ बना हुआ भूल गए, अब बर्फ में से पानी बनता है। तो आपको क्या लगता है कि भी बर्फ मर गया और ये पानी बन गया, या किसी ने जादू टोना किया? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वो बर्फ में से, यानी वो बर्फ में से पानी बनता है, यानी बर्फ का रूपांतर हुआ पानी में। लेकिन पहले की दृष्टि भूल गए आप कि ये पानी में से बर्फ बना। समझ में आया कि नहीं आया? तो पूरा बर्फ पिघल जाता है, पानी हो गया। फिर भी गर्मी बहुत रहती है और बहुत पड़ती है, तो फिर वही पानी का बाष्पीभवन होगा कि नहीं होगा? तो पूरा पानी निकल जाएगा। तो लगे कि शरीर बहन ने जादू टोना कर दिया और पानी चला गया, सब वो अकाल पड़ गया। समझ में आया कि नहीं? तो फिर आपको सफोकेशन या बेचैनी होगी कि नहीं होगी? आकुल व्याकुल हो जाएगा कि नहीं होगा? ये क्या हो गया? लेकिन पूर्ण दृष्टि नहीं है, पॉजिटिव दृष्टि नहीं है। प्रिया जी, बात समझ में नहीं आया? अब वो पूरा बाष्पीभवन होगा, पानी चला गया, तो पानी मर गया? नहीं मर गया। ये रूपांतर हुआ, बाष्पीभवन हुआ। वो वजन हल्का है, जो वेपर है ऊपर जाता है, ऊपर साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सब इकट्ठे होते हैं और बारिश गिरता कि नहीं गिरता है। अब पूर्ण रूप से आपने देख लिया तो आपकी दृष्टि बिंदु वाली दृष्टि हो गई कि पूर्ण दृष्टि हो गई, पॉजिटिव दृष्टि हो गई? पॉजिटिव दृष्टि होगी। अभी डर लगेगा जगत में कोई भी हानि वृद्धि होगी तो? नहीं। तूफान आएगा तो? नहीं। भूकंप आएगा तो? नहीं। ये कसाब जैसा तूफान आएगा तो दिक्कत नहीं आएगा? क्या आएगा? नहीं आएगा। इसको जिंदा रखो, इसको मारने का ऐसा कोई सेंटेंस आएगा कि देखने और जानने वाला हो जाएंगे? देखने और जानने वाले हो जाएंगे। उस केस में तो मैं अभी भी देखने और जानने वाली हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा बराबर है। लेकिन ये पहले ये दृष्टि का उपयोग करना, आप दृष्टि का उपयोग नहीं करता है और दृष्टि का उपयोग करते हो तो प्रिया जी की दृष्टि, वो तो दृष्टि बिंदु है, दृष्टि नहीं है, पूर्ण दृष्टि नहीं है, तत्व दृष्टि नहीं है। समझ में आया?
तो इस हिसाब से आपको ये रहेगा। उस हिसाब से तो ये अक्रम विज्ञान में व्याख्यान के रूप में, प्रवचन के रूप में बातचीत नहीं है, प्रश्नोत्तरी के रूप में है। लेकिन अपने लोग कम प्रश्न करते हैं और बिना प्रश्न वाले उत्तर लेके घूमते हैं, ये प्रॉब्लम रहते हैं कायम का ही है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स ये आप प्रश्न करेंगे और प्रश्न के बाद आपको उत्तर मिलेगा तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। प्रिया जी बात समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? पूरा हुआ। अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। अब विचार आएगा तो भी दिक्कत आएगा। पेपर पढ़ेंगे, देखेंगे कि भाई ये यहाँ बम डाला, यहाँ बम डाला, लेकिन आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगी। क्योंकि ये तो रूपांतर होता है, कोई मरता जिंदा रहता नहीं, रूपांतर होता है। अलग अलग प्रकार के आत्मा के हाजिरी में विकल्प खड़े हो जाता है। उस हिसाब से ये सर्जन और विसर्जन, विसर्जन और सर्जन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। समझ मैंने, ये विसर्जन के अंदर ही सर्जन है और सर्जन के अंदर ही विसर्जन है। समझ मैंने, ये दृष्टि आपको ये प्रश्नोत्तरी के रूप में सही करनी पड़ेगी। समझ मैंने, बराबर है? समाधान हो गया? जी हाँ। और पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ज्योति नायक છું। પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ કમિંગ ટુ ધી પર્સનલ લેવલ, પોઝિટિવ એટીટ્યુડ ફોલો થાય, that is must. Acceptance of the situation, acceptance of the people are also there. But कभी कभी ऐसा होता है कि whatever the positive thing we are doing, but we cannot change the people. Negativity इतनी ज्यादा रहती है कि जितना भी आप पॉजिटिव हो लेकिन यू कैन नॉट चेंज द पीपल. आई एम ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ द टेक्निक टू चेंज द पीपल. पॉजिटिव हो यानी क्रिया में लाना नहीं, अपना तो अपनी दृष्टि सही करना है. बट टू लिव हैप्पीली, to have the run the institute, all the organization smoothly, all the positive things are required. बराबर है, लेकिन we cannot change. पॉजिटिव थिंग्स अलग चीज है और पॉजिटिव दृष्टि जो है वो अलग है. नहीं, दृष्टि हमारी बराबर रहेगी. दृष्टि हम पॉजिटिव रखेंगे. नहीं, आप है, लेकिन ये पॉजिटिव दृष्टि अलग है और जो थिंग्स है, जो सोचना, दोनों चीज अलग है. तो एक अपना निर्णय निश्चय है कि भी मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाना है, तो ये तो आपका निर्णय निश्चय है. समझ में नहीं, तो बराबर है. लेकिन वो अचीव कैसे करना, तो दृष्टि के हिसाब से कर पाएंगे, वो अलग है. तो वो प्राप्त करना है तो वो पूरा समझना पड़ेगा, वो साइंटिफिकली समझना पड़ेगा. देखिए ये जगत 2012 में विनाश होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं कि भी ये रूपांतर होता है, कुछ होता ही नहीं है. मैं तो मेरा रोल जो नैमित्तिक रोल है वो करना है. लेकिन आप वो नैमित्तिक रोल नहीं करते, करने वाला बन जाता है. That is okay, but anyhow कुछ भी ड्यूटी है कि कुछ भी कार्य करने का है, then the cooperation is required. बराबर है. Smoothness is required, and for that to change the people of negativity is also required. हाँ. तो वो कैसे कर सकते हैं? Is it possible? How possible? Possible I have implemented some of the techniques and I'm successful also, but not fully. It's a long process. लॉन्ग प्रोसेस नहीं, बिल्कुल शॉर्ट है. लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस क्या है कि इतना अनंत अवतार से देहाध्यास नायक जी बन गए हैं, तो ये पूरी दृष्टि आपको मिलने के बाद भी आपको एक शंका पड़ जाती कि सही है कि नहीं है. समझ में नहीं, वो साइंटिफिकली समझना पड़ता है. कैसे? देखिए जैसे आपको ये इफेक्ट है, देखिए मैं दृष्टांत से आपको समझाना चाहता हूँ कि नाम क्या मैं भूल गया, ज्योति जी. ये आपको पॉइजन का डर लगता है कि नहीं लगता है? पॉइजन, जहर. कभी कभी. हाँ. फिर तलवार है, तलवार जो है, तलवार, उसका डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. क्यों लगता है? Because of it the effect. तो कि ये उसका जो बंधारण है, पॉइजन और तलवार, सामान्य तौर पे उसका जो बंधारण है, उसका जो रोल क्या है कि भाई इसका उपयोग करता तो मार डालता है और आपको मरना नहीं है. उस हिसाब से नेचुरली रूप से ही आपको डर लगता है. ज्योति जी बात समझ में आया नहीं? अभी आपको ये सब व्यवहार करना है, लेकिन आपको ये पॉइजन और ये तलवार का डर निकालना पड़ेगा. अब डरा हुआ आदमी कोई भी कार्य करने जाएगा तो सफल होगा कि निष्फल होगा? तो ये डर वाली जो इफेक्ट है वो आपको पहले निकालनी पड़ेगी, फिर ही आपका स्कूल का आयोजन ये सब करना पड़ेगा. अब ये निकालेंगे नहीं
और ये करने जाएगा तो करने की अपेक्षा से आप करेंगे तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये मेरे को ये पॉइजन और तलवार का डर निकाल दो, कैसे निकलेगा? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हाँ। डर जैसी तो कुछ बात है ही नहीं, हाँ। बट टू सेटिस्फाई द पीपल, तो के एक्सेप्ट द पीपल, वी एक्सेप्ट द सिचुएशन and try to change also, but then also it is not up to the mark what we desire, what I desire personally. तो के ये पॉइजन का और तलवार का डर वो निकाल नहीं पाता है, उसको डर रहता है। जैसे गिलास, ये पानी का गिलास या बोतल रखेंगे, यहाँ पॉइजन की बोतल भी आप टेबल पे रखेंगे, खाने के टेबल पे, कहने के ये साइकोलॉजी है, समझ में आया नहीं? तो वो बोलता है कि भाई ये पॉइजन का डर ऐसे निकलेगा नहीं, उसकी ये पूरी उसका नॉलेज है, ज्ञान है उसके प्रति, और आपको मरना नहीं वो ज्ञान है। लेकिन कौन मरता है, कौन जन्मता है? आत्मा मरता जन्मता नहीं है, ये अहंकार और ममता जो है वो जन्मती मरती है। तो ये पॉइजन और तलवार वाला जो अहंकार है और ममता वो निकालनी पड़ेगी आपको, लेकिन वो निकाल नहीं पाते आपको। किताबी ज्ञान है, किसी ने दिया हुआ ज्ञान है, आपने प्रैक्टिकल प्रयोग किया नहीं है। वो प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे उसके बाद आप पॉजिटिव दृष्टि बनेगी। तो कैसे करेंगे? देखिए पॉइजन मारता है सही है, लेकिन स्वतंत्र रूप से चल के वो दौड़ते दौड़ते आके आपके मुंह पे आके टपक पड़ेगा, वो अपनी जगह पे है, फिर भी आपको डर लगता है। ये स्वतंत्र रूप से वो उसकी मारने की शक्ति नहीं है, लेकिन आपको वो मालूम नहीं है। तो वो अपने स्वभाव में है, लेकिन आपका स्वभाव आप में नहीं है, उस हिसाब से उसको चेतन मानते हैं और आप जड़ बन जाते हैं, उस हिसाब से आपको डर लगता है। लेकिन स्वतंत्र रूप से वो पॉइजन आपको मारता नहीं है, समझ गए ना? अब आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो स्वतंत्र रूप से मारता नहीं है, तो अभी पॉइजन का डर निकालना पड़ेगा कि चला गया। ज्योति जी चला गया, लेकिन आपने उस तरह से देखा ही नहीं है, ये व्यवहार का प्रैक्टिकल किया ही नहीं है। खाली एक ईगो करते हैं कि भी हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, इस तरह से नहीं है। वो पूरा आपका प्रकृति गुण जानना है, उसका प्रकृति गुण जानना है, आपका दरअसल गुण जानना पड़ा, उसका भी दरअसल गुण जानना पड़ेगा। लेकिन वो उसके गुण जानते नहीं है। तो कहने के ये पूरा जान लिया कि भी स्वतंत्र रूप से मेरे को पॉइजन मारेगा नहीं, गलती से या मेरे को मरना है, कोई ऐसा संयोग आया है तो वो पॉइजन लेगा तो मर जाएंगे, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं मार पाएंगे। ऐसे ही तलवार के बारे में है, ये तलवार भी दौड़ते दौड़ते वो आपके सर और धड़ के बीच में आके आपको सर और धड़ काटता नहीं है, फिर भी आपको साइकोलॉजी इफेक्ट है। यानी कहने की आपकी दृष्टि अभी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। यानी आपने आपको दरअसल जाना नहीं है, तो दरअसल जान लगे तो आपका सेंटर सही होगा। अभी आप सर्कल को सेंटर मानते हैं, सेंटर अलग होता है और सर्कल अलग होता है कि नहीं होता है? ये सर्कल यानी अवस्था है और सेंटर यानी तत्व है। तो वो सेंटर में तत्व में आ जाएंगे तो फिर आपकी पूर्ण दृष्टि हो जाएगी, उसको पॉजिटिव दृष्टि बोलते हैं। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल अपनी हाजिरी से बन जाएगा। दूध है, वो दूध का भी रोल करता है, लेकिन वो चाय का भी स्वाद आएगा और दूध का भी स्वाद आएगा। चीनी है, वो चीनी का रोल भी करेगा और चाय में वो चाय मीठी लगी वो भी रोल करेगा। पानी है तो पानी का भी रोल है, वो पानी अपना अस्तित्व रखता है, फिर भी चाय का भी रोल करेगा। इस तरह का रोल है, निमित्त नैमित्तिक रोल है ज्योति जी। बात समझ में समाधान हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत। कहाँ नहीं हुआ? खाने के बाद, अब बाकी के बाद दूसरे है। एक मिनट उत्तम भाई, मैं सरयू बहन बोल रही हूँ। रशीद पटेल की जो बात थी उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में टीचर्स के बीच में ये चल रहा है कि आप डांटते हो, आप बहुत प्रेम करते हो, बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगी कि हर एक टीचर की अभेद दृष्टि है, मगर जब जैसी सिचुएशन है ऐसा काम करना पड़ता है। डांटने के टाइम में डांटना पड़ता है, प्रेम के टाइम में प्रेम करो, खाने के टाइम में उनके साथ खाओ पियो, खेलो कूदो। मगर सब टीचर अभेद दृष्टि से ही बच्चों को देखती है, उनको कोई भेदभाव नहीं होता है। वो तो सिनेमा में होता है ना, एक्टर हीरो वाला होता है, विलन वाला होता है, कॉमेडियन सब होता है ना।
अब कॉमेडियन के हिसाब से हीरो गलत लगेगा, हीरो के हिसाब से विलन गलत लगेगा, विलन के हिसाब से वो गलत लगेगा। और फिर सब लड़ते झगड़ते लास्ट में मेरे पास आते हैं और फिर सबको हंस के मैं भगा देती हूँ। खाना खाने के बाद। हाँ। जय सच्चिदानंद। बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव का प्रयोग आज सबके सामने दिया, और खास करके जो प्रश्न आए, डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से चले गए, दृष्टि, ड्यूटी और मानवता। तो एक आपने तो बड़ा सुंदर उसका आलेखन किया है। पॉजिटिव दृष्टि नेगेटिव दृष्टि का नेगेशन नहीं है। पॉजिटिव दृष्टि वर्तमानता है। वर्तमानता मतलब क्या? वर्तमानता उसे कहा जाता है जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमानता का अगर मैं सबको इकट्ठा करूं तो वर्तमानता बनेगी, उसका डिडक्शन करूं तो वर्तमानता बनेगी। साइंटिस्ट काम करते हैं, उन्होंने उसको डिडक्ट करके उससे मालूम करने की कोशिश की संपूर्णता को। कुछ लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं और संपूर्णता जानना चाहते हैं, लेकिन डिडक्शन और इंटीग्रेशन एट ए टाइम है। अब इसका बहुत सुंदर सामान्य एग्जाम्पल लें। एक माता, और यहां पर अपन समझने की कोशिश करें, ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और मानवता क्या है। लड़का चोरी करता है, मैंने चोरी की थी मेरे बचपन में, 10 पैसे की चोरी की थी और पहले दिन पकड़ा गया। मेरी माँ जो सबसे ज्यादा मुझे चाहती है, डंडा लेकर आई, बोला इस लड़का ही मेरे को नहीं चाहिए, मेरे 4 लड़कियां थी, वही बहुत थी, लड़के की मुझे जरूरत ही नहीं है। मानवता थी, ड्यूटी थी कि दृष्टि थी? क्या उनकी दृष्टि में मैं लड़का मिट गया था? तो क्या उनकी दृष्टि में मैं चोर नहीं हूं, ऐसा नहीं था? तो क्या उनकी दृष्टि में ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मेरा लड़का साहूकार बने? और मां, ये उसका बहुत बढ़िया सम्मिश्रण है। लड़के की टांग तोड़ देगी वो और वापस दवाई वो ही करेगी, और मानवता भी आ गई। और यह मां का, और मां का जो पारिभाषिक शब्द है वह टीचर है। और मां का अगर विश्व रूप देखें तो परमात्मा है, आत्मा है, सभी जगह मां कॉमन है। समझना पड़ेगा मां सिर्फ ममता के साथ है या अपने ऑब्जेक्टिव के साथ में है। कसाब की जहां तक बात की, कसाब हत्यारा है हिंदुस्तान के लिए, कसाब क्रांतिकारी है पाकिस्तान के लिए, और फ्रांस के लिए वो न्यूट्रल है। कौन सही है, कौन गलत है? ये सभी चीज इन रिलेशन टू है, इन रिलेशन। दादा भगवान ने बहुत सुंदर कहा, द वर्ल्ड इज ए पजल इट सेल्फ। किसी ने पजल किया नहीं है। देर आर 2 व्यू पॉइंट्स टू सॉल्व दैट पजल। व्यू नहीं, व्यू पॉइंट। वन इज रिलेटिव व्यू पॉइंट, अनदर इज रियल व्यू पॉइंट। हमें यह समझना पड़ेगा। आपने बहुत सुंदर कहा और मैं बड़ा खुश हूं। एक आदर्श स्कूल, आदर्श संस्थापक सेठ साहब, और उसी को आगे बढ़ाने में आप जो कार्यरत हैं वो साधुवाद के पात्र है। हमें एक ही थ्योरी से काम नहीं होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी चाहिएगी, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म भी चाहिएगी, और साथ में थ्योरी ऑफ रियलिटी भी चाहिएगी। क्योंकि आत्मा और पुद्गल साथ का साथ है, इसलिए ज्ञान और विज्ञान चाहिएगा। विज्ञान होगा तो ज्ञान, दिस इज दिस और दिस इज दैट, वो ज्ञान अपने आप से साबित हो जाएगा। दृष्टि, वैसे सृष्टि हमने परिभाषा सुनी है, बचपन से हम सुनते आए हैं, हमारे आर्य संस्कृति में हुआ है। लेकिन दृष्टि, सृष्टि किसकी? कि मेरी दृष्टि मेरे अंदर सृष्टि बनाती है, फिर वो सृष्टि बाहर आती है। अगर इसको पूरे संवाद को अगर मैं इसे सारांश निकालूं तो ये पद में आता है, पेड़ और पेड़ दो आपस में एक बगीचे में हैं, उनका कोई झगड़ा नहीं है। ठंडी पड़ती है, बरसात होती है, गर्मी पड़ती है, सब कुछ होती है, उन सब चीजों को वो स्वीकार करता है, पर वो क्या अज्ञान के साथ करता है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं और मैं क्या नहीं हूं। लेकिन मानव, इसलिए पेड़ सब कुछ उसको डिपेंडेंट, पानी, सभी चीजों की कुदरत पर डिपेंडेंट होने के बावजूद वह आश्रित है, निराश्रित नहीं है।
मानव निराश्रित बनता है। क्यों? कि वो पेड़ की तरह नहीं रह पाता है, वो करने में पड़ जाता है। कैसे करने में पड़ जाता है? इसलिए हम क्या करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, हमारी पॉलिटिकल लाइफ में क्रोध, मान, माया और लोभ के हथियार से उसे सॉल्व करने जाते हैं। कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो संवाद जमेश मैंने बताया है, सिर्फ उस दृष्टि को सम्यक किया है। पॉजिटिव दृष्टि मतलब समग्र दृष्टि। जैसे वर्तमानता के अंदर भूतकाल और भविष्यकाल आ जाता है, विज्ञान के अंदर भूतकाल और भविष्यकाल आता है, उसे हमें पॉजिटिव दृष्टि कहते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा। आइंस्टाइन ने एटॉम बम आइजनहोवर के कहने से बनाया। ड्यूटी थी ड्यूटी समझ के उस सिंसियर साइंटिस्ट ने एटम बम का इजाद किया, उसका प्रयोग हुआ। क्या हुआ? मानवता और साइंस दोनों के बीच का उसका विवाद उनके ही शब्दों में हम सुने। तो क्या बोला? साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यहां पर रिलीजन उन्होंने अपनी सापेक्ष अपेक्षा से कहा है, यहां रिलीजन में पॉजिटिव दृष्टि से कहूंगा। पॉजिटिव दृष्टि के साथ में मैं उपयोग करता हूं तो वही चीज आपको एनर्जी देगी और वही एनर्जी किसी का विनाश भी करेगी। और मां उसका प्रतिरूप है। उसी लड़के को वो चाहे तो कसाब बना सकती है और चाहे तो जीजाबाई हो तो शिवाजी बना सकती है। तो आज का ये हमारा जो आलेखन बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने अपने दादा भगवान के और इनके खुद के अनुभव से जो बात की है, क्योंकि जो समझ है मेरी, मैं करता हूं, वो करता है, वो नहीं करता है, सरकमस्टेंसेस को मैंने महत्व नहीं दिया, इनमें से स्वयं भू क्रोध मान माया लोग खड़ा हो जाता है, ऐसे मेरी दृष्टि मल वाली हो जाती है, मुझे पूरा नहीं दिखता है, अधूरा दिखता है। अधूरा दिखने को मैं अधूरा मान लूं, पूरे को मैं पूरा मान लूं, वो पॉजिटिव दृष्टि हो गई। मैं वहां पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं, मैं पॉजिटिव दृष्टि में हूं। तो हम इसके बाद इसी के साथ में हमारा ये पहला सेशन पूरा करते हैं। जय सच्चिदानंद। मात्र जीवोनु दृष्टि बिंदु बुद्धि पर्यायोनु प्रदर्शन गतमत ज्ञाने गया परमाणु तेथी सौनु भिन्न दर्शन निज मत मुजब અથડામણ ને દલીલ બાજી વાણી દ્વંદ થાય અહમ મમતા મિથ્યાત્વે દેહાધ્યાસ જુગાર મંદિર બાંધ્યું મૂર્તિ ખંડિત સુના મંદિર આત્મઘાત માત્ર જીવાત્મે અહમ અખંડિત વેશ બદલતા ભવાઈ પાઠ માત્ર જીવોનું દ્રષ્ટિ બિંદુ બુદ્ધિ પર્યાયોનું પ્રદર્શન ત્રણ અંકી નાટક નાટક તું તરગાળાના લક્ષ્ય પાઠ પણ મૂઢ આત્મા અહીં સમજે છે વચગાળામાં કાયમ ઠાઠ વચગાળામાં તો કામ ચલ
ચલાવું માત્ર અવસ્થા ક્ષણ પર કોટી મન કા દેહ મૂળ હેતુ જો પરમારથ વીર વાતું ખોટી માત્ર જીવોનું દ્રષ્ટિ બિંદુ બુદ્ધિ પર્યાયોનું પ્રદર્શન મોક્ષની સમજણ ન્યારી નોખી જગને ફાવે યા ના ફાવે મોક્ષની સમજણ ન્યારી નોખી જગને ફાવે યા ના ફાવે તેમ છતાં હું કંઈ જ કરું નહીં ખ્યાલ કરતા સમજણ લાવે તેમ છતાં હું કંઈ જ કરું નહીં ખ્યાલ કરતા સમજણ લાવે પૂર્ણ સમજ આ કેવળ જ્ઞાન કલ્પાતીત આ પરગટ પ્રકાશ જય સચ્ચિદાનંદ ધર્મ ધ્વજ દેહાતીત દાદા અભિયાસ દેહાતીત દાદા અભિયાસ માત્ર જીવોનું દ્રષ્ટિ બિંદુ બુદ્ધિ પર્યાયોનું પ્રદર્શન ગતમત જ્ઞાને ગયા પરમાણુ તેથી સૌનું ભિન્ન જ દર્શન બુદ્ધિ પર્યાયોનું પ્રદર્શન